एंड इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी बंध्यत्व, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर हम WHO के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया में पिछले साल 1 मिलियन औरतों में ये डायग्नोस हुआ है, मतलब आप समझ रहे हैं। और आउटर कंट्रीज में हर 5-6 में से एक लड़की को पीसीओएस होता है। तो मैम, हम तो सबसे पहले मैम का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैम, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और उनके साथ आज मॉडरेटर की भूमिका निभाएंगी डॉक्टर आशी वैद्या मैम, जो कि विदिशा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और मैम एक सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है विदिशा में, और मैम योग थेरेपिस्ट भी हैं। उनका स्पेशल एम्फेसिस रहता है ओबेसिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। तो मैम भी आपसे इस बारे में बातचीत करेंगी। तो मैं जो कह रही थी जागरूकता के बारे में, मैम ने ना सिर्फ मैनेजमेंट का टॉपिक चुना है, लेकिन मैम कहती है कि हमें बात करना चाहिए इसकी अवेयरनेस के बारे में भी। जी हाँ, बहुत जरूरी है लोगों को इस डिजीज के बारे में अवेयर करना, उन्हें बताना कि, क्योंकि ये पीसीओएस पहले इतना कॉमन नहीं था, आज ये इनफर्टिलिटी का बहुत तेजी से कारण बनता जा रहा है, और लोगों के बीच में कई तरह के मिसकंसेप्शंस और कई तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। तो मैं मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि मैम ने इतने खूबसूरत टॉपिक को चुना, इतने जरूरी टॉपिक को चुना, और अब आप रेडी हो जाइए एक बहुत ही प्यारे सेशन के लिए। इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत आदर और सम्मान और प्रेम के साथ अपनी मॉडरेटर डॉक्टर आशी वैद्या मैम से को इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, और उनसे अनुरोध करती हूँ कि मैम अब आप हमारे दर्शकों से जुड़ें और इस सत्र को, इस कार्यक्रम को अपनी प्रेजेंस से सफल बनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स डॉक्टर प्रतिभा मैम। जैसा आपका नाम है वैसे ही आपकी प्रतिभा की धनी है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर आशी वैद्य, वैद्य मित्रम की इस सीरीज में आप सभी सीनियर रिस्पेक्टेड मेरे गुरुजन, डॉक्टर्स, मेरे बैचमेट्स एंड वे नवीन चिकित्सक जिनके लिए स्पेशली ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, उन सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब मैं आपको उन विभूति से परिचित कराना चाहती हूँ जिन्हें 2008 में उद्धव दास मेहता समिति के द्वारा आयुर्वेद में आपके योगदान के लिए वर्ष 2008 में आपको राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया है। मैडम एकेडमिशियन ही नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट क्लिनिशियन भी हैं। आपने गवर्नमेंट रायपुर मेडिकल कॉलेज से बीएमएस किया है एवं आपने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एमडी किया है। आप लगातार 18 वर्षों से भोपाल शहर में पंचकम सेंटर के द्वारा अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने पीजी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स चेन्नई से किया है एवं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है। बाप रे बाप, इतनी सारी डिग्रियां। मैडम वर्तमान में आप सैम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मैम आए और अपने व्याख्यान को प्रारंभ करें। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू आशी, थैंक्स अ लॉट इतना सारा डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में करने के लिए, बट आई एम सरप्राइज, मैं ऐसी हूं नहीं। चलो नाउ वील स्टार्ट। एक्चुअली मैं आप सबको खैर पहले गुड इवनिंग बोल दूं, एंड ये जो टॉपिक है ये वाकई एक बहुत ही डिफिकल्ट सा डिजीज हो गया है ट्रीट करने के लिए आजकल, एंड इसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है मेन अवेयरनेस की, ट्रीटमेंट के बजाय। मैं इसको इस तरीके से स्टार्ट करना चाहूंगी कि पीसीओएस एंड पीसीओडी ये दो चीजें हैं जिसको हमको बहुत क्लियरली पहले समझना है कि पीसीओएस। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ बोला मैडम, ये पीसीओएस एंड पीसीओडी मैम ये क्या बला है? मैम क्योंकि मैम हर इंसान को ये प्रॉब्लम होती है, कोई डायग्नोसिस में लिखता है पीसीओएस, कोई बोलता है पीसीओडी है, समझ में नहीं आता मैम। क्योंकि पेशेंट जब भी आता है कोई बोलता है पीसीओडी हो गया मुझे, कोई बोलता है पीसीओएस हो गया। मैम प्लीज क्लियर कीजिए कि हमारे स्टूडेंट्स को कि ये क्या डिफरेंशिएशन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली क्लियर करने के लिए ही शायद मैंने ये टॉपिक चुना आज कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है। जैसे हमने अपने आयुर्वेद में पढ़ा है साध्य, कृत साध्य और असाध्य व्याधि, ठीक उसी तरीके से
पीसीओडी जो है उसको हम एक लेमैन लैंग्वेज में मरीज को समझाने के लिए कह सकते हैं कि ये हार्मोन इम्बैलेंस है। बट मेरे साथ तो सब वैद्यगण जुड़े हैं, तो मैं हार्मोन इम्बैलेंस को यहाँ थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी कि ये GnRH यानी FSH और LH का इम्बैलेंस है। दिस इज पीसीओडी। और जब FSH और LH का इम्बैलेंस होता है तो वो डिजीज सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहती है ओवरीज तक। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बट अगर हम इसको ट्रीट ना करें या निदान का परिवर्जन ना करें और आगे बढ़ते चले तो ये साध्य से कृत साध्य और असाध्य व्याधि होने में बहुत टाइम नहीं लेती, और उस कंडीशन को फिर PCOS कहा जाता है, विच इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके लक्षण दोनों के सेम ही रहते हैं क्या? नो, देयर इज अ वेरी बिग वेराइटी ऑफ सिम्टम्स जो मैं आगे बताऊंगी। बट अभी ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ उसमें सिर्फ यही है कि PCOS में ओवरीज एनलार्ज्ड होती है। एनलार्ज क्यों होती है? क्योंकि वहां छोटे छोटे सिस्ट कलेक्ट हो जाते हैं, एंड जब ओवरीज एनलार्ज हो रही होती हैं तो आपके बॉडी पे भी कहीं सिस्टमिक चेंजेस ला रही होती हैं। वो सिस्टमिक चेंजेस हैं ओबेसिटी, you become prone towards diabetes mellitus, then hypertension, cholesterol level बढ़ना, hirsutism, acne, baldness, ये सारे ग्रेजुअल सिम्टम्स होते हैं PCOS में। एंड ये चीज जो है ये कॉमन है रिप्रोडक्टिव एज में जब हमने पढ़ा था, बट जैसा प्रतिभा ने बोला कि इट हैज बिकम वेरी कॉमन, यस इट हैज बिकम वेरी कॉमन, और अब वो टीन एज में भी नजर आ रही है। तो इसके लिए एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे हम हमारे हार्मोन्स का। सिर्फ एक ग्लिम्स दे रही हूँ कि फीमेल्स में कौन कौन से हार्मोन्स हैं और क्या काम करते हैं। जब वो समझ जाएंगे तो इस डिजीज को समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ मेरे साथ बच्चे भी जुड़े होंगे। तो हमारी फीमेल बॉडी के जो मेन हार्मोन्स हैं वो है FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। FSH और LH जो है वो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है, जिनको हम गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं। ये गोनाडोट्रोफिन मींस ये गोनाड्स को, इनका टारगेट ऑर्गन कौन है? गोनाड्स, एंड ट्रोफिन मींस नरिश। दे गो टू देयर टारगेट ऑर्गन एंड नरिश देम विद देयर इफेक्ट्स। तो उनका नरिशमेंट किस तरीके से है कि वो फॉलिकल का ग्रोथ जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं, एंड जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ता है तो उसके जो थेका सेल्स हैं उससे ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन बढ़ने लगती है। यानी FSH and LH are there in first 14 days of our cycles. Then आता है LH. LH जैसे ही अपनी पीक पकड़ता है तो उसका सिर्फ एक पहला काम है ओव्यूलेशन। वो उस ओवम को जो तैयार हो रहा है उसको ओवरी की वॉल के किनारे तक लाता है एंड उसको बाहर सेंड करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी FSH ने ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ाया एंड LH ने किसकी सिक्रीशन को इनवाइट किया? प्रोजेस्टेरोन की। क्योंकि जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और वो कॉर्पस ल्यूटियम फैक्ट्री है प्रोजेस्टेरोन बनाने की। मेरे ख्याल से एंटीरियर पिट्यूटरी समझ में आ गया। अब बारी आती है हम ओवरी पे आ जाए। ओवरी के दो मेन हार्मोन्स है, मेन, बाकी तो ओवरी इनिबिन भी सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन भी बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट करती है, पर मेन जो नॉर्मल ओवरी का काम है दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की लाइनिंग को थिक करता है और FSH और LH को दबा के रखता है, और जब उसकी जरूरत होती है सिर्फ तभी उसको रिलीज होने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है। सेम प्रोजेस्टेरोन जो है, जो ईस्ट्रोजन ने वॉल थिक की है, उसके अंदर एंजियोजेनेसिस करता है। एंजियोजेनेसिस का मतलब है ब्लड वेसल्स का निर्माण। यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स नहीं बनती, यूट्राइन आर्टरी की छोटी छोटी कैपिलरीज नई बनने लगती हैं और पूरी एंडोमेट्रियम को हाईली वैस्कुलर कर देती है, और थिकनिंग के साथ साथ वो वहां के जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं उनको भी बढ़ाता है। इसीलिए जब मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है तो उसमें म्यूकस भी होता है साथ में। बट प्रोजेस्टेरोन ये सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के लिए नहीं कर रहा, वो यूट्रस को तैयार कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, कि अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई
तो वो जो बेड उसने बनाया है जिसमें खूब सारा ब्लड है और म्यूकस है, यानी कफ, अगर हम उसको रिलेट करें तो कफ से वो पोषण करेगा उस छोटे से एम्ब्रियो का जो इम्प्लांट होता है यूट्रस में आके। तो ईस्ट्रोजन का काम है जो वॉल थिकनिंग है उसको बढ़ाना, एंड प्रोजेस्टेरोन का काम है उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को इंप्रूव करना। नेक्स्ट आता है ओवेरियन साइकिल। अब हमने हार्मोन समझ लिए तो हम ओवेरियन साइकिल समझे। ओवरी में एक साइकिल चलती है जो 28 से 30 डेज की होती है नॉर्मली, लेकिन उसको हम, क्योंकि जैसे हमने वात पित्त कफ पढ़ा है, प्रकृति पढ़ी है, इसी तरीके से हमने ऋतुचर्या, दिनचर्या सब पढ़ा है, तो इसमें कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है। तो हम सब फीमेल्स की कैसे साइकिल को जनरलाइज कर दें कि वो 28 से 30 दिन की है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म बना दिया कि 22 डेज से 35 डेज के बीच में ये साइकिल के डेज फॉल होते हैं। अगर ये 22 दिन से छोटी है तो इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, और अगर ये 35 दिन से ज्यादा है तो इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। किसी फीमेल को अगर हर 25 डेज में साइकिल आ रही है, आपके पास जरूर क्लिनिक में पेशेंट आते होंगे कि मैडम मेरे को महीने में 2 बार पीरियड आता है। जी मैम, बिल्कुल घबरा के उसको अशोकारिष्ट और लोद्रासव और पुष्यानुक नहीं लिखना है, आपको हिस्ट्री टेकिंग करना है कि क्या आपको पीरियड हर बार 25 दिन में आता है या हर बार 26 दिन में आता है। अगर वो बोले यस, दैट इज नॉर्मल। पर अगर वो कहती है नहीं, एक बार 30 दिन में आया, एक बार 22 दिन में आया, फिर 21 दिन में आ गया, देन इट इज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स विच नीड ट्रीटमेंट। तो ओवेरियन साइकिल को पहले हम समझें कि वो है क्या। ओवरी में एग बनेगा, वो मैच्योर होगा, वो रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, एंड देन कॉर्पस लूटियम बनेगा। तो मैंने इसीलिए आपको अपने स्लाइड में दिखाया है कि ओवेरियन साइकिल हैज 3 phases: फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। फॉलिक्यूलर फेज वो है जहां वो छोटे छोटे प्राइमोडियल फॉलिकल्स मैच्योर होके एक बड़ा सा ग्राफियन फॉलिकल बनके ओवरी की वॉल के किनारे में आ जाता है। एंड जब वो किनारे में आ जाता है, मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, ये इट कम्स टू द कॉर्नर। प्राइमरी फॉलिकल, थेका, एंट्रम, एंट्रम माने कैविटी बन गई, एंड वहां पे फॉलिक्यूलर फ्लूइड इकट्ठा है। अब वो फ्लूइड का प्रेशर इतना बढ़ेगा कि वो ओवम को रिलीज करने पे बाहर पुश कर देता है, बट वो प्रेशर अपने आप नहीं बढ़ रहा। यू कैन सी इन द ग्राफ बेटा कि LH बढ़ गया। यस मैम, बड़ा मिड साइकिल में आप नीचे डेज देख सकते हैं, 0, 7, 14, 21, 28। तो नियरली 12 से 14th डे में ये LH का सर्ज आता है। सर्ज यानी वो बढ़ जाता है, और वो जैसे ही बढ़ता है वो ओवम को बाहर पुश करता है, और वो बाहर गया तो जो उसका कवर है, उस अंडे का जो छिलका है, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि ल्यूटियम से पहले एक वर्ड आता है कॉर्पस हेमरेजिकम। जी जी जी, है ना। हेमरेजिकम क्यों? क्योंकि जब ओवम निकला तो वो छोटी छोटी ब्लड वेसल से ऊजिंग हुई और वो ब्लड कलेक्ट हुआ, पर वो इतनी बड़ी ब्लीडिंग नहीं थी कि वो हेमरेजिक सिस्ट बन जाए। वो छोटी छोटी ऊजिंग हुई और वो ही जो वॉल है ओवम की, उसी ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया, वही रिजॉर्प्शन हो गया और वो बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम 14 से 21 डेज में बिल्कुल पीक में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। आप सेकंड ग्राफ में देख सकते हैं। 14th डे के बाद एक ग्राफ आगे बढ़ा, जो ये आप मेरा कर्सर वहां जा रहा है, ये आया प्रोजेस्टेरोन का पीक। इस बीच अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये जो पीक है ये 3 months तक कंटिन्यूड रहता है, क्योंकि उसको उस फीटस, उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डिक्लाइन की तरफ जाने लगता है, एंड उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। वो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को कम करता चलता है। तो आप देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन भी नीचे हो गया, लेकिन एक हार्मोन पूरे टाइम बना रहा, 0 नहीं हुआ, एंड दैट इज एस्ट्रोजन। क्योंकि वो प्राइमरी सेक्सुअल फीचर्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है।
हमको पीरियड आए नहीं आए, हम फीमेल तो हैं, वो फीमेल बनाने का काम ईस्ट्रोजन करता है. That means estrogen should be same altogether. It should not be same. उसमें भी पल्सेशंस अगर तुम ग्राफ में देखो. Yes ma'am. 14th day है ना, उसका पीक आया 14th डे पे. Yes ma'am. उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया LH को कि नाउ यू कम, एंड LH का पीक आता है. बट ईस्ट्रोजन कभी भी ऐसा जीरो नहीं हो जाता जैसा FSH को आप देख रहे हो और LH को देख रहे हो. क्योंकि आपके यूट्रस की वॉल्स में जो ग्रोथ होनी है वो ईस्ट्रोजन करा रहा है. ईस्ट्रोजन का काम ही है प्लोरीफरेशन. क्लियर? अब आप थर्ड ग्राफ देखें यूट्राइन साइकिल का. यूट्राइन साइकिल में ये जहां अभी मैंने कर्सर रखा है, ये पहली चीज है ब्लीडिंग फेज. These both the cycles go hand in hand. जैसे हमने समवाय संबंध पढ़ा है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे. ओवरी एंड यूट्रस अगर एक साथ मिल के काम नहीं करेंगे तो फीमेल की फंक्शनिंग कुछ भी अच्छे से नहीं होगी. यहाँ ओवरी अच्छे से ओव्यूलेशन करेगी तो ही यूट्रस में प्रोजेस्टेरॉन आएगा, और ये जो शेड हो गई एंडोमेट्रियम, ये फिर से इतनी अच्छी नई कैसे बनेगी जब तक प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा. दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. ओवरी मतलब ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल आर वेरी गुड फ्रेंड्स. जब वो हाथ पकड़ के चलते हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है. जब उनमें लड़ाई हो जाती है और बैलेंस नहीं बनता तो हमें PCOD, इनफर्टिलिटी, चॉकलेट सिस्ट, मल्टीसिस्टिक ओवरीज, जो भी आप गायनी की ये डिजीजेस पढ़ रहे हैं वो सब इन दोनों की लड़ाई से होता है, जिसको हम बोलते हैं HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस. जिस दिन हमारा ये एक्सिस डगमगा जाता है हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं. एंड बीमारी कहाँ रहेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव में? ओवरी एंड यूट्रस. ट्यूब तो सिर्फ एक जरिया है ओवम को लाने का. ट्यूब का कोई ऐसा बहुत मेजर फंक्शन नहीं है एक्सेप्ट कि वो ओवम को लाके अपने में यूनियन कराता है एंड देन इम्प्लांट करा देता है. बट इट डजंट सिक्रीट एनी काइंड ऑफ हार्मोन. तो हम यहाँ एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं. तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी. यूट्राइन साइकिल में ये शेडिंग हुई, एंड जब शेडिंग होती है तब नॉर्मल वैल्यू ऑफ द एंडोमेट्रियम इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 mm. इसको हम परफेक्ट थिकनिंग मानते हैं, 6 to 8, 6 to 9 mm. बट अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस 4 mm से कम है तो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट लगता है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम जब बिस्तर अच्छा नहीं होगा, आपकी कुर्सी मुलायम नहीं होगी तो आप नहीं बैठेंगे. अगर बिस्तर मुलायम नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट नहीं होगा. एंड थिकनिंग कम होगी तो इट विल नॉट इम्प्लांट. अगर इम्प्लांट कर भी लेगा तो अर्ली मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि वहां नीचे ब्लड वेसल्स जो आपको देखो यहाँ पे छोटी छोटी दिख रही हैं, एंड वो लास्ट में कितनी बड़ी है ना. एक मिनट में, लास्ट में कितनी बड़ी हो गई. दिस इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस. जितनी बड़ी ब्लड वेसल उतना अच्छा खाना मिलेगा एम्ब्रियो को. तो ये इफेक्ट जो है ये प्रोजेस्टेरॉन करता है. बट इसको 1 mm यानी ब्लीडिंग के बाद बची 1 mm, उस 1 mm एंडोमेट्रियम को फिर से इतना थिक बनाने का काम ईस्ट्रोजन करता है, यानी 6 to 7 mm. वो 6 to 7 mm हो गई, फिर वो ब्लड लोडेड हो जाती है एंड उसमें खूब सारे सिक्रीशंस आ जाते हैं. दैट इज व्हाई द सेकेंड फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल इज कॉल्ड सिक्रीटरी फेज. आप इस ग्राफ, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. पहली मेंसेस है, ब्लीडिंग फेज, देन प्लोरिफरेटिव फेज, उसके बाद सिक्रीटरी फेज. सिक्रीटरी फेज पूरी प्रोजेस्टेरॉन के अंडर में काम कर रही है. सेम उस ग्राफ को जस्ट उस पिक्चर के ऊपर आप देख सकते हैं, और उस ग्राफ के ऊपर आप कॉर्पस ल्यूटियम देख सकते हैं. दैट मीन्स दीज 3 आर समवाय संबंध, बेस्ट फ्रेंड्स. ये साथ रहेंगे तो हमारी यूट्रस अच्छा काम करेगी. लास्ट चीज, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैडम पीरियड आने से पहले बुखार जैसा लगता है, शरीर टूटा टूटा लगता है. Yes, ma'am. लास्ट ग्राफ आप देख पा रहे हो.
आपका बॉडी टेम्परेचर 1 to 1.5 डिग्री बढ़ जाता है। तो आपको पीरियड आने से पहले जो एक मेलिएस की कंडीशन आती है कि कुछ करने की इच्छा नहीं, शरीर टूटा टूटा लग रहा है, उसका रीजन ये है। डोंट गिव पैरासिटामोल या क्रोसिन या कोई पेन किलर। आप सिर्फ पेशेंट को कुछ ऐसा मेडिसिन दें जो उसको एनर्जी लेवल्स अच्छे रहें। तो वो आगे मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, बट इतना समझ लें कि वो बुखार नहीं है, दैट इज फिजियोलॉजिकल इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इज नॉट पैथोलॉजी। क्लियर? बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। मुझे लगता है हमारे सारे वैद्य मित्रों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये प्लीज। थैंक यू मैम। चलो थैंक यू। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें ओवेरियन साइकिल हो गया। ये मुझे मेन ये बताना है, मतलब जिस फर्स्ट पिक्चर जो है वो है रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवम किनारे आया, रिलीज हो गया एंड फिर कॉर्पस ल्यूटियम बल गया। पर ग्राफ में नीचे देखो, सिर्फ 2 दिन के लिए 12 से बढ़ना शुरू हुआ और 16 में कम हो गया LH एंड FSH भी उसके साथ फ्लैट हो गया। बट अब नेक्स्ट डायग्राम में देखो, PCOS में छोटे छोटे फॉलिकल्स वहीं पड़े हैं, कुछ रिलीज नहीं हो रहा और वो दोनों बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, ना वहां कोई सर्ज है ना वहां कहीं डिक्रीज है। यही है बीमारी PCOS की, जिसको हम पहचानेंगे ब्लड टेस्ट के थ्रू। प्लीज बुरा नहीं मानना बच्चे कि पर जब हम भी छोटे थे, नई प्रैक्टिस शुरू की थी, हम बस रिपोर्ट को देखते थे, हमें लगता था ये तो रेंज में है, फिर इसको ये बीमारी कैसे, रेंज में ही रहेगा। अगर वो रेंज से बाहर हो गया तो इसको एंडोमेट्रियल कैंसर या ओवेरियन कार्सिनोमा हो जाएगा। वो रेंज में कैसा जा रहा है वो हमें देखना है। हम सब पढ़ते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, पर हम में से कोई यूनिवर्सिटी टॉप कर जाता है और किसी का बैक लग जाती है। क्लास तो सारे अटेंड कर रहे हैं ना, एब्सेंट तो किसी की नहीं है, सबकी रजिस्टर में प्रेजेंट है। तो FSH LH हमेशा रहेगा, पर उसको कब बढ़ना है कब घटना है, अगर वो ये नहीं कर रहा तो उस बच्ची को या उस लेडी को PCOS है, ये हमें समझना है। वो क्लासरूम से बाहर कभी नहीं जाएगा, वो रहेगा आपकी बॉडी में ही, पर उसकी पढ़ाई का लेवल कम ज्यादा हो रहा है बच्चे का, ऐसे ही FSH LH का लेवल कम ज्यादा होगा। क्लियर? दिस इज अगेन वन पिक्चर जिसमें मुझे सिर्फ ये समझाना है कि देखो फॉलिकल बड़ा हुआ 10 mm तक पहुंच गया, पर वो उसके आगे नहीं बड़ा हुआ। इसमें PCOS में 10 या 8 mm एंड उसकी वॉल वहीं की वहीं थिक रही और निकली नहीं। ऊपर वॉल शेड ऑफ हो गई, इतनी थिन हो गई कि वो ओव्यूलेट कर गया। तो थिकनिंग ऑफ वॉल मेक्स द ओवम अ सिस्ट। इस तरीके से वो ओवम सिस्ट कहलाने लगता है, जब उसकी वॉल थिक रह जाए और थिन आउट नहीं हो। उस थिक वॉल ओवम को जो 10 mm या 8 mm के आगे नहीं बढ़ता और ओवरी में ही पड़ा रहता है, उसको हम एक सिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट मंथ भी ऐसा ही हुआ तो वो दूसरा सिस्ट हो गया एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड आपकी पूरी ओवरी के किनारे में वो एक गार्लैंड, एक माला के पैटर्न में इकट्ठा हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस डिजीज इज गिवन पेरिफेरल पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम या PCOS। पॉलीसिस्टिक ऐसे ही उसका नाम है कि आप इसमें देख भी पा रहे हो कि पेरिफेरी में सिस्ट इकट्ठा, बिल्कुल जस्ट लाइक एक माला पैटर्न, बिल्कुल ऐसा लगता है। मतलब सोनोग्राफी में उसकी रिपोर्टिंग भी यही होती है कि इट इज इन गार्लैंड पैटर्न या पर्ल पैटर्न, बिल्कुल लग रहा है। मैं आपको एक और फिल्म दिखाऊंगी जिसमें आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये PCOD है या ये मल्टीसिस्टिक है। पॉली मीन्स मल्टी, एक 2 से ज्यादा। तो हम हर मल्टीसिस्टिक ओवरी को PCOD नहीं कह सकते, उसके लिए हमको ये देखना है। कॉजेज में अब पहले देख ले, फिर मैं वो फिल्म दिखाती हूँ कि PCOD के मेन कॉजेज क्या हैं। अभी हम पहले पूरा मॉडर्न से समझ ले, बिकॉज हमारे पास पेशेंट्स फाइल लेके आते हैं एंड वो फाइल आप जब तक नहीं समझोगे, आप सिर्फ ये मान के चलो कि ये क्षीण आर्तव है या ये कष्ट आर्तव है, ऐसा ट्रीट करोगे तो सिर्फ 1-2 महीने के लिए रिलीफ मिलेगा और फिर से उसको वो डिजीज होगी। तो आपको उस पेशेंट की उस मोटी फाइल को पहले समझना है। तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ PCOS इज स्टिल नॉट नोन।
बस इतना जाना गया कि उस पेशेंट को जिसको पीसीओएस है उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा और उसमें मेल हार्मोन बढ़ रहा है। लेकिन कॉजेज में अगर थोड़ा सा और डीप जाएं, पढ़ाई करें, तो पहला कॉज दिखता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि उसकी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है इंसुलिन के लिए। मैम ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा आप डिटेल में बताएं, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज ही रहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस में। बिल्कुल, अभी नेक्स्ट मैं वही समझा दूंगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो 70 to 85% केसेस में मिलता है। देन सेकेंड आता है जेनेटिक, कि मदर को है, आगे बेटी को भी है, फिर और आगे है, इट गोज इन फैमिलीज। बट देन नेक्स्ट है इरेटिक लाइफस्टाइल एंड डाइट पैटर्न। ये मुझे जरूर बताना है, क्योंकि क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी मदर्स बोलती हैं हमें तो कभी नहीं हुआ था, पर हमारी बेटी को क्यों है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द डर्टी लाइफस्टाइल एंड डाइट पैटर्न which children are following these days. Why I am saying dirty? Because आप बाजार जाते हो, you can have something simple, simple in the sense जो इंडियन फूड है। हम कैसे इडली डोसा या पाव भाजी या गोलगप्पे खाया करते थे, आजकल गर्ल्स का क्या हो गया है, दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स जंक। जंक मीन्स, जंक किसको बोलते हैं, जो हम कचरेदानी में कचरा फेंकते हैं, गार्बेज। आई डोंट से कि आई डोंट ईट, बट इट इज नॉट अ फ्रीक्वेंसी कि मैं रोज खा रही हूँ। इट इज वंस इन अ ब्लू मून, महीने में एक आध बार गए तो चाइनीज खा लिया, बिकॉज चाइनीज में एक सबसे खराब चीज है, दैट इज अजीनोमोटो। अजीनोमोटो को मेरे लेक्चर के बाद आप लोग एक बार पढ़ना, इट इज टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक मीन्स वो किसी भी नॉर्मल सेल के स्ट्रक्चर को चेंज करने की क्षमता रखता है। इसीलिए हम सबको, इवन प्रेग्नेंट लेडीज को चाइनीज मना करना चाहिए कि ना खाओ। हम सब उनको पपीता, गुड़ ये सब तो मना करते हैं, पर चाइनीज भी मना करिए, बिकॉज वो टेराटोजेनिक है। और अगर एम्ब्रियो वीक है, बहुत जल्दी चाइनीज फूड का इफेक्ट उस पर आएगा। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि चाइना में बच्चे एबनॉर्मल क्यों नहीं होते। Yes, ma'am. सबसे बड़ी दिस इज अ क्वेश्चन, आई नो, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारे कॉलेज में भी है, हमारे क्लिनिक में भी है। तो वहां का फिर वही बात आती है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, प्रकृति। हम एक बार इतनी सी भांग होली में पी ले तो गार्डन में गिरे हुए मिलेंगे, क्योंकि हमको आदत नहीं है। पर जो लोग साथ में हैं उन्हें कुछ नहीं होगा ना, उनकी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया है। दिस इज नॉट आवर कल्चर। मैंने वही कहा कि हमारे कल्चर में नहीं है। हम वेस्टर्न एंड अदर कंट्रीज को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करें पर उसको कंप्लीटली अपने अंदर ना उतारें, ये मेरा कहना है। तो आप सिंपल खाना खाएं, हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आना ही है। एंड इरेटिक लाइफस्टाइल, पूरी रात पढ़ेंगे, पूरा दिन सोएंगे, होता है। Yes, ma'am. दिस इज द लाइफस्टाइल। दिनचर्या तो गई, दिनचर्या तो बेचारी कहीं पीछे चली गई। जो ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में मैं भी नहीं उठती, आप ही मत उठिए, पर एटलीस्ट कुछ तो फॉलो करिए, है ना। तो जब आप सुबह नहीं उठे, अर्ज तो आई यूरिनेशन की, मोशन की, आपने अपने हाइपोथैलेमस को वहीं से नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया। एक दिन दिया, 2 दिन दिया, पर अगर पूरी लाइफ यही किया तो HPO एक्सेस जो मैंने कहा वो डिस्टर्ब हो जाता है। दैट एक्सेस गेट डिस्टर्ब्ड। एग्जाम्स में हम भी रात भर पढ़ते थे, पर पूरे टाइम हॉस्टल में रात भर नहीं जगे रहते थे। तो इस तरीके से हमने अपने एक्सेस बदल लिए। तो इरेटिक लाइफस्टाइल एंड डाइट पैटर्न शायद सबको समझ में आ गया। देन है एक्सेस एंड्रोजन। जब HPO एक्सेस तो ओवरी कम काम कर रही है, तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड एंड्रोजन रिलीज करने लगता है। एंड व्हाट इज एंड्रोजन? इट्स अ मेल हार्मोन। वो हमारी बॉडी में 5% होना चाहिए, और अगर वो बढ़ जाएगा तो वो एक मेल वाले लक्षण दिखाने लगेगा। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है हाई लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन। एंड लास्ट इज ओबेसिटी। अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो ओबेसिटी आएगी। अब जैसा आशी ने पूछा इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो मैं समझा रही हूँ ओबेसिटी को लेके और एंड्रोजन को लेके कि कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है।
बहुत सारी थ्योरीज हैं पीसीओएस के लिए, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। पहली थ्योरी ये है कि जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है उनकी सिक्रीशन में ऑल्टरेशन आना, दैट इज एफएसएच एंड एलएच जो है वो ठीक से रिलीज नहीं हो रहे, यानी उसको डे 2 से बढ़ना शुरू होना चाहिए एफएसएच को, और डे 12 पे आते आते कम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने तब तक ओवम को बना दिया है, अब उसकी बारी है जाने की, और वो जा नहीं रहा, वो बना ही हुआ है वहां, जैसा मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था स्ट्रेट, वो जा नहीं रहा। एलएच को आना ही नहीं है, वो सीधा 12th डे पे आए और 16th डे पे चला जाए, पर वो भी शुरू से आया जा रहा है। तो ये ऑल्टरेशन एक डिजीज करता है विच इज कॉल्ड पीसीओडी। इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ओवरीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसीलिए उसको हम बोलते हैं हार्मोन इम्बैलेंस। Okay, hormone imbalance means PCOD. Yes, but when we say कि it is endocrinal disorder या endocrinal metabolic disorder, then it is PCOS, क्योंकि उसने अपने साथ और चीजों को जोड़ लिया, जिसमें सेकंड पॉइंट आ गया इंसुलिन सिक्रीशन। इंसुलिन सिक्रीशन हमारी बॉडी में जितना चाहिए उतना ना होके अगर ज्यादा हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया, लेवल बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आप जब नहीं पढ़ते, आपके पेरेंट्स ट्यूटर लगा देते हैं, कोचिंग लगा देते हैं कि चलो मेरा बच्चा पढ़ेगा। जब हमारे सारे रिसेप्टर्स इंसुलिन को रिजेक्ट करते हैं तो पैनक्रियास क्या करता है, और इंसुलिन सिक्रीट करता है कि शायद कहीं ये टारगेट ऑर्गन को हिट करके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करे। ये हमारी बॉडी का अडेप्टेशन है, मैकेनिज्म है। बट व्हेन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया। इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ता है तो ये अपने साथ किस ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा? एड्रिनल, क्योंकि एड्रिनल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है। ये सब कनेक्टेड है बेटा। आप लोग को बेसिक्स अगर याद नहीं आ रहे तो थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। एड्रिनल ग्लैंड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो जब आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है और इंसुलिन को वो रिसीव ही नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली एड्रिनल को ज्यादा काम करना पड़ता है उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए। तो जब एड्रिनल ज्यादा काम करेगा तो उसमें रिलीज होने वाला हार्मोन एड्रिनल बढ़ जाएगा, एंड्रोजन्स बढ़ जाएंगे, और जब ये कॉर्टिसोल्स बढ़ जाएंगे तो आप में मेल सिम्टम्स आने लगेंगे। आई होप ये पैथोजेनेसिस समझ में आ गई। जी मेरी मैम, बिल्कुल रिकॉल हो गया पहले का जो फर्स्ट ईयर हमने पढ़ा था, बिल्कुल। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कि हमारे मसल इंसुलिन को रिसीव करती है तो ही तो वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखती है। ऐसे ही फैट, ऐसे ही लिवर, ये सारों में मेटाबॉलिज्म होता है, और हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ये उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। विद इन 15 मिनट्स हमने यहाँ कुछ कार्बोहाइड्रेट खाया और 15 मिनट में इंसुलिन निकलने लगता है। वो तो निकल रहा है और हमारे रिसेप्टर्स उसको रिसीव नहीं कर रहे। जब वो रिसीव नहीं कर रहे तो क्या होगा? उसका लेवल बढ़ता जाएगा एंड इनडायरेक्टली ग्लूकोज भी बढ़ेगा। इसीलिए मैंने कहा इट बिकम्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज डायबिटीज मिलाइटिस 2। जब शुगर बढ़ा, डायबिटीज हुई। ऐसा नहीं है कि हर यंग बच्ची को डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए वो प्रोन है। इसीलिए आप अगर आप एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शंस देखेंगे, दे गिव मेटफॉर्मिन। यस मैम। मेटफॉर्मिन इज एन एंटी डायबिटिक ड्रग जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कराती है जब इंसुलिन नहीं कर पाता। पर वो दवाई बहुत नुकसानदेह है क्योंकि वो किडनी से भी एक्सक्रीशन बढ़ा रही है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ समझना है और ट्रीटमेंट आयुर्वेद से करना है। सॉरी टू डिस्टर्ब मैम, एक क्वेश्चन है कि मैम जैसे इंसुलिन बढ़ गया, पीसीओएस का जो पेशेंट है उसका इंसुलिन बढ़ गया, ग्लूकोज बढ़ गया, तो मैम कैन इट बी ट्रीटेड अगेन? मैम उसको उसका मतलब फिर से वो हम नॉर्मल लाइफ जी सकता है विदाउट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? हम डायबिटिक को क्या बोलते हैं? आप मीठा बंद कर दीजिए और खूब वॉक करिए। जी मैम। सेम चीज आपको आपके पेशेंट को बोलिए।
कि आप खूब वर्कआउट करिए, खाने में कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए और कोशिश करिए कि व्हाइट शुगर ना लें। व्हाइट शुगर मीन्स शुगर फ्री, वो क्यूब्स भी नहीं। हमें मीठा नहीं लेना, हम नेचुरल स्वीटनर ले सकते हैं, दालचीनी है, फ्रूट्स में मीठा है, आप उस तरीके से लें, बट डोंट टेक शुगर। सेम आप वही उसको समझाएंगे जो आप डायबिटिक पेशेंट को समझाते हैं। इसके मतलब रिवर्स मैकेनिज्म है ये, मतलब ये वापस हो सकता इट इज रिवर्सिबल, बट कहाँ? साध्यता वाली रेंज में। हम असाध्यता तक चले गए तो फिर इट इज नॉट ट्रीटेबल। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो चेयर से उठना नहीं चाहते, सिटिंग जॉब है, वहीं पे काउंट उनके टेबल पे आ रहा है खाना पैक होके, तो यू कैन नॉट ट्रीट सच पेशेंट्स। हमारे आयुर्वेद में स्पेशली लिखा है कि आप अपनी युक्ति का प्रयोग करें। आपको लग रहा है कि वो मरीज जो रोगी है वो आपके कहने में नहीं आएगा, आप क्लियरली उसको बोले, स्टार्ट डूइंग दिस, कि आपको ठीक होना है तो आपको मेरे ये स्टेप्स फॉलो करने। आता है पेशेंट दोबारा, डरना नहीं है कि आज आया तो उसे पकड़ लूं, नहीं तो दोबारा नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है कि पीसीओएस में और इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या सिमिलैरिटी है। कभी भी देखना, आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, डायबिटिक पेशेंट्स में वही लक्षण हमको दिखते हैं जो पीसीओएस में दिखते हैं। जनरल फटीग, डायबिटिक पेशेंट भी बोलता है मैं थका थका रहता हूँ। देन डायबिटिक लेडी को प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम होती है, और प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका मिसकैरेज भी जल्दी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो उसका ग्लूकोज है वो ब्लड में फ्री घूम रहा है, वो बच्चे के पास पोषण करने नहीं जा रहा। सेम पीसीओएस में होता है, लेकिन पीसीओएस में क्यों होता है? क्वालिटी ऑफ एग एंड क्वालिटी ऑफ एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से हमको इन दोनों को जो ट्रीटमेंट देना है, दोनों फीमेल्स को, मैंने इसीलिए पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी एक साथ किया कि आपको जब ट्रीट करना है तो आपका सिनेरियो जो ब्रेन का है वो ये होना चाहिए कि हमारी ओवरी एंड यूट्रस अच्छा फंक्शन करे एंड उसका लाइफस्टाइल एंड डाइट अच्छा रहे। When these two things fuse together, you can show tremendous results. This is just a flow chart to make you understand कि अगर वो जेनेटिक है तो हार्मोन चेंज कैसा वाला आएगा, कि अगर मदर में भी हाइपर एंड्रोजनिज्म है तो बच्ची में भी दिखता है, और बच्ची में अगर एंड्रोजन ज्यादा है तो हिर्स्यूटिज्म एंड एक्ने। ये अब आ गई सिंड्रोम की बात, कि सिर्फ सिस्ट नहीं है, उसमें बाकी चीजें भी हैं। हिर्स्यूटिज्म मीन्स एक्स्ट्रा फेशियल हेयर या अनवांटेड हेयर। फीमेल्स में आपको दाढ़ी, मूछ या उनकी कलमों में बाल नहीं दिखते, पर अगर वो दिखने लगे दैट इज कॉल्ड हिर्स्यूटिज्म। एंड एक्ने क्यों होता है? जब टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन बढ़ जाता है तो बॉडी हीट बढ़ जाती है, बॉडी हीट बढ़ती है, स्किन ऑयली होती है, पेशेंट में आपको एक्ने दिखते हैं। मैं यहीं पे बता दूं कि एक्ने को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जी मैम, एक्ने के बहुत पेशेंट रहते हैं और सबसे ज्यादा गर्ल्स इसीलिए वरी रहती है कि हमको एक्ने क्यों हो गया है। और एक्चुअली वो बच्चे ये नहीं समझ रहे कि वो सिर्फ अपीयरेंस के लिए वरिड है, वो उसके लिए वरिड नहीं है जो अंदर चल रहा है। जी जी बिल्कुल, उनको पेंसिल्स का टेंशन नहीं रहता। बिल्कुल, और जैसा है जो दिखता है बिकता है वाला ट्रेंड है, यू फॉलो दैट, बट बी इंटेलिजेंट इन राइटिंग हर ट्रीटमेंट, कि आप उसको एक चीज तो पॉलीसिस्टिक के लिए लिख दीजिए, बाकी उसको आप महामंजष्टादि काढ़ा या नीम पंचांग घनवटी या लगाने के लिए आप उसको जो भी आजकल रेडीमेड पैक्स हैं वो दे सकते हैं, सो दैट उसको अपीयरेंस वाइज सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाए एंड इंटरनली आप उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते रहे, सो दैट वो अपुनर्भव चिकित्सा की दोबारा ना हो, ऐसा ट्रीटमेंट आप कर सकते। इधर नेक्स्ट चीज, अगर एंड्रोजन ज्यादा होगा तो बट ऑब्वियस है उसका क्वालिटी ऑफ एग अच्छा नहीं होगा एंड वो पेशेंट को मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं होगी। इधर उसको पीरियड आएगा नहीं, आएगा तो कम आएगा, या कभी भी आएगा 2 महीने 3 महीने में, और थोड़े दिन थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। आपके पास इसी टाइप के पेशेंट्स आते होंगे। जी मैम, एक चीज और पूछना था कि मैम ये जो पीसीओएस या पीसीओडी के पेशेंट होती है, बाई चांस इनका एग थोड़ा ठीक भी बन जाता है, और अगर ये कंसीव करती है, जो एग की क्वालिटी होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है क्या मैम? कुछ क्वालिटी वाइज कुछ रहता है क्या? यस, बच्चे में अबनॉर्मलिटी नहीं आती,
बट फर्स्ट 5 मंथ्स के लिए केयर लगती है, वो मैं आपको ट्रीटमेंट में बता दूंगी। एंड ऐसी पेशेंट को अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो वो उस कैटेगरी में आती है कि शी इज सब फर्टाइल, यानी उसको ट्रीटमेंट लगेगा। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है कि आफ्टर मैरिज अगर रेगुलरली वाइफ हस्बैंड साथ रह रहे हैं और 1 ईयर तक उन्हें प्रेगनेंसी ना हो तो हम उनको इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं, देन वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग देम। बट अगर हमें पेशेंट की हिस्ट्री पता है कि वो पॉलीसिस्टिक है तो हम उसको पहले भी ट्रीट कर सकते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम लुकिंग टू द एज एंड द सिनेरियो ऑफ आवर हार्मोन्स। तो ये हो गया सब फर्टिलिटी। अब मैं आ रही हूँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे। आपने सबसे ऊपर पॉइंट देखा लाइफस्टाइल, देर से सोना, देर से जगना, खाने का रूटीन नहीं होना, खाने में कुछ भी ऐसा नहीं खाना जो न्यूट्रिशियस है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, हाई शुगर कंटेंट, चॉकलेट्स, इस टाइप की चीजें, मैदा अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमको ओबेसिटी आएगी, एंड ओबेसिटी आएगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज्यादा होना, ये सब चीजें दिखेंगी। हम 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी कि हमने समझ लिया कि पीसीओएस हो गया, बट पीसीओएस में सब लोग तो मोटे नहीं होते मैम। ऐसे कुछ बहुत से पेशेंट रहते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, जो दुबले भी रहते हैं लेकिन उनको पीसीओएस होता है। बिल्कुल। उसमें जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमें लाइफस्टाइल वाला पैटर्न नहीं दिखेगा जी, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगी वही। उसमें हमको ये पैरामीटर्स नहीं दिखेंगे, उसमें हमको हिर्सुटिज्म एंड एक्ने मिलेगा, दैट इज जेनेटिक, ज्यादातर वो जेनेटिक होता है। जैसे डायबिटीज में भी आपने पढ़ा ओबेस एंड नॉन ओबेस डायबिटीज मिलाइटिस होता है ना। और हमने आयुर्वेद में पढ़ा है आस्या सुखम दिवा स्वप्नम, प्रमेह, कि ये राजाओं की बीमारी होती है। ये आराम से पड़े हैं, खाना आ रहा है, बट कहीं एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है, वो जेनेटिक फैक्टर है और इधर मेटाबॉलिक फैक्टर। क्लियर? एंड ये सारों के साथ एक बहुत कॉमन सिम्टम आता है साइकोलॉजिकल इश्यूज। जब आप डिसफिगर हो रहे हो, आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं, आप में बट ऑब्वियस है कि डिप्रेशन होगा, आप थोड़ा लो फील करोगे, पब्लिक में जाने में आपको एम्बैरेसमेंट होगा। तो ये बच्चे कई बार साइकेट्री ट्रीटमेंट्स की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, इनको काउंसलिंग एंड साइकेट्री ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए पीसीओएस में हमको जो मेन है उन बच्चों की काउंसलिंग करना, उनके लाइफस्टाइल में चेंज लाना और उनको समझाना कि जो दिख रहा है उससे तुम डर रही हो और जो फ्यूचर है उसको नहीं सोच रही हो। इस तरीके से बीइंग अ डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझाना। अब सिम्टम्स से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आयुर्वेद में हमारे 3 हथियार है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। इसके बल पे हमने डायग्नोसिस बनाना है। यहाँ पे पहला ही पेशेंट आपके पास आया, दरवाजे से घुसा, आप उसको देखते ही आपको लगना चाहिए कि यस ये पीसीओएस है शायद। और वो कैसे लगेगा? उसका वेट ज्यादा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये पॉलीसिस्टिक हो सकती है, ये हाइपोथायरॉइड हो सकती है, या फैमिली हिस्ट्री है इसका ज्यादा वेट की। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर डबल चिन है ये पीसीओएस होगा। पीसीओएस में ये वाला फैट बढ़ जाता है, शोल्डर के पीछे का फैट बढ़ता है, वेस्ट लाइन फैट बढ़ता है। हाइपोथायरॉइड में जनरलाइज फैट बढ़ता है, पूरी बॉडी भूल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां मिक्समेटस टिश्यू डेवलप होता है, पूरी आपकी स्किन लेयर के नीचे मिक्सेडिमा डेवलप होता है। तो इट इज अ जनरलाइज्ड ओबेसिटी। एंड अगर ये स्पेसिफिक है, वेस्ट लाइन फैट हैवी, बैक शोल्डर्स हैवी एंड डबल चिन, 50% आपका डायग्नोसिस बन गया, शी इज पॉलीसिस्टिक। बहुत ही अच्छा डीडी है मैम कि आप अगर हाइपोथायराइड और उसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहो तो चिन से ही आप दर्शन करके ही आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया डायग्नोसिस मैम। नेक्स्ट आता है आपसे थोड़ा पास आई पेशेंट,
आपको लगा इसके फेस पे कुछ अलग बाल है, नॉर्मली जो गर्ल्स में नहीं होते, जस्ट डोंट बैंक डाउन और हर कि तुम्हारे चेहरे पे शुरू से ऐसे बाल हैं, वो एम्बैरस हो जाएगी। मेक हर कंफर्टेबल, आपके पास बैठे। फिर आप और ध्यान से देखेंगे तो ये तालू जिसको हम बोलते हैं, यहां से बाल आपको थिन दिखेंगे, आपको स्कैल्प नजर आएगी। मैंने अपने पॉइंट्स में डाला है, थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर लॉस। हम सबके बाल झड़ते हैं, बारिशें आती हैं, सीजन चेंज होता है, हम सबके बाल झड़ते हैं, बट इट इज जनरलाइज्ड हेयर फॉल या मीनोपॉज में बाल पतले होने लगते हैं। बट अगर आपको यंग बच्ची में ये दिख रहा है कि उसके बाल पतले हैं, आप पूछो तो वो बोलेगी कि मेरे को बालों में टेक्सचर चेंज हो रहा है, बहुत पतले हो रहे हैं, एंड यहाँ के बाल गायब हो रहे हैं। इट इज 100% PCOS, क्योंकि मेल्स में आपको सेंटर में बाल नहीं दिखते। आपको कभी कोई फीमेल नहीं दिखी होगी बाल सेंटर, ऑल ओवर बाल झड़ना अलग बात है, सेंटर से बाल गायब आपको फीमेल नहीं दिखेगी, एंड दिस इज कॉल्ड एंड्रॉइड बाल्डनेस। ये है 100% डायग्नोसिस ऑफ PCOS। उसके बाद यू कैन गो इनटू कि आपकी स्किन ऑयली है क्या, पिंपल्स आपको दिख ही जाएंगे। एक्यांथोसिस नाइग्रांस, ये क्या है? ये पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ता है और इंसुलिन बढ़ता है, हमें पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स आते हैं। कुशिंग एंड एडिसन सिंड्रोम हम पढ़े हैं एड्रिनल में। जी जी। एंड पर ये पिगमेंटेशन अगेन हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कोई गोरा है, कोई व्हीटिश है, कोई एकदम सांवला है, पर उसमें भी आपको दिखेगा उसकी गर्दन का हिस्सा काला है, एक्सिला एंड थाई ओके यू कैन नॉट सी, पेशेंट इज कवर्ड, बट यू कैन ऑलवेज आस्क हर कि क्या ये पिगमेंटेशन बॉडी में कहीं और है। तो दिस इज दी कि यस, इसका इंसुलिन एंड एंड्रोजन ज्यादा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको मूड स्विंग्स होते हैं, स्पेशली डिप्रेशन। अगर वो कहीं बाहर निकलेगी और उसको पिगमेंटेशन है, उसको मोटे मोटे पिंपल्स हैं, तो वो बच्ची ऑब्वियसली डिप्रेस होगी। तो ये सारे सिम्टम्स के बाद आप देखना पेशेंट ये लास्ट में बोलेगा मैडम मेरे को पीरियड्स भी ठीक से नहीं आते। ये मैम सबसे लास्ट में बोला कि पेशेंट मेन आता है मुझे पिंपल्स है ना, फिर बोलेगा पिंपल्स और वेट लॉस, ये लेके कंप्लीट लेके आता है, या बाल झड़ रहे हैं मैडम बहुत महीने हो गए, हेयर फॉल हो रहा है। आपको हिस्ट्री टेकिंग लेनी है कि पीरियड्स आते हैं, हाँ वो तो ठीक से आते हैं, पर आपको पूछना है ठीक से तो आते हैं लेकिन क्या कुछ महीनों से ब्लीडिंग के डेज कम हो गए या पीछे आगे पीछे होने लगा है। आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि यस ये सिम्टम है PCOS। क्लियर नाउ? यस, आपका जैसे जैसे सिनेरियो आगे बढ़ेगा आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्लियर होता जाएगा। दिस इज जस्ट अ पिक्चरिक डायग्राम टू शो यू कि PCOD में हेयर लॉस है, हिरस्यूटिज्म है। अब अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो बिल्कुल उसकी 1000 रुपए की सोनोग्राफी और 2000 के ब्लड टेस्ट कराइए, पर आपको लग रहा है वो पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो आप उसको पहले 1 महीने का ट्रीटमेंट दीजिए अपना युक्ति इस्तेमाल करके कि ये PCOS की है लेकिन मुझे इसे साथ में सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है। तो मैंने जैसा कहा अगर वो पिंपल्स कह रही है तो पिंपल्स का ट्रीटमेंट साथ में दे दो, हेयर फॉल कह रही है तो कुछ भृंगराज आंवला जोड़ दो, सो दैट उसके वो फीचर्स कम हो जाएं और पीरियड का भी इम्प्रूवमेंट हो। अपने आप पेशेंट को आप पे फेथ आता है। वेट मैडम मैं तो कुछ खाती नहीं पर वेट घट नहीं रहा, तो ऐड समथिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए। इस तरीके से आप ट्रीटमेंट देखेंगे। इस पिक्चर में आपको एक्ने में कुछ दिख रहा होगा, इट इज इन क्लस्टर्स, वो गुच्छे में है और रेड कलर के हैं। हम एक्ने को डिफरेंशिएट ही ऐसे करते हैं, हम सबको पिंपल्स आते हैं, यंग एज में आए हैं, पर हम सब पॉलीसिस्टिक तो नहीं थे। एंड हमारे दादी नानी क्या कहते थे, ये तो इस उम्र की वजह से है। सोचो उनको उस टाइम पे पता था कि हार्मोन इंड्यूस पिंपल्स किसको कहते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में पिंपल्स के बहुत सारे कारण हैं। कॉन्स्टिपेशन है, पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी है, डाइजेशन ठीक नहीं है, हाइजीन अच्छा नहीं है, पेशेंट बाहर धूप मिट्टी में मार्केटिंग का काम करता है, इन सब में भी उसको पिंपल्स आते हैं।
तो हम सबको पीसीओडी का ट्रीटमेंट वमन विरेचन वस्ती नहीं देंगे। हमको ये देखना है कि उसके अगर फेस पे क्लस्टर्स में है एंड दे आर रोजी रेड इन कलर एंड शी सेज कि ये तो मेरे पीरियड की डेट के आसपास बहुत बढ़ जाते हैं, तो इट इज पॉलीसिस्टिक, इट इज हार्मोनल एक्ने, आप उसको उस तरीके से ट्रीट करें। नेक्स्ट इज इरेगुलर पीरियड्स, ट्रबल इन कंसीविंग एंड हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। ट्रबल इन कंसीविंग का जो प्रॉब्लम आता है मैम, हमने अगर ये पीसीओएस के लिए ट्रीटमेंट ऑनगोइंग कर रहे हैं और पेशेंट इज मैरिड एंड शी इज मतलब शी वांट्स टू कंसीव, तो उसके लिए हम इसको क्या क्या हिदायतें दे सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए इफ शी इज टेकिंग ट्रीटमेंट? बिल्कुल, जैसा अभी मैम ने योगा वाले उसमें वेबिनार में कहा था, उन्होंने पीसीओएस के लिए बहुत अच्छे आसन और बताए थे। आई विल नॉट रिपीट, आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमको पहले उस मरीज को प्रिपेयर करना है। यू विल नॉट बिलीव, मेरे क्लिनिक में जो आईवीएफ के लिए पेशेंट्स हैं वो आते हैं कि मैम आप हमें पहले रेडी करिए, फिर हम आईवीएफ के लिए जाएंगे। तो वो रेडी जो करना है, हम कैसे रेडी करेंगे वो मैं आपको ट्रीटमेंट में बताऊंगी। आप भी एक थंब रूल बना लें, अगर कोई पीसीओएस पेशेंट आ रहा है उसको फर्स्ट मंथ से प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट मत दीजिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता और आपका नाम खराब होता है। बिल्कुल है ना, यू गो वन स्टेप डाउन इन योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि अरे यार ये प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो प्रिपेयर हर सेल्फ, मतलब प्रिपेयर हर, और प्रिपेयर कैसे करेंगे दैट आई विल टेल यू इन माय ट्रीटमेंट सेगमेंट। ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 फिल्म दिखाऊंगी सोनोग्राफी की, जिसमें हमको देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये पॉलीसिस्टिक है या मल्टीसिस्टिक है। बहुत सारे मरीज सिर्फ फिल्म लाते हैं, रिपोर्ट नहीं लाते। आपका नॉलेज उतना डीप होना चाहिए, ये नहीं कि आप बैठ जाओ कि अरे इसमें तो एक ही जैसा दिख रहा है। पॉलीसिस्टिक में आप बहुत क्लियर देख रहे हैं कि सब छोटे फॉलिकल्स हैं। मैंने कहा ना, वो 9 to 10 एट द मोस्ट 12, उसके आगे नहीं जाते, क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं होता, वो ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं बनता। तो ये और माला के रूप में पूरी ओवरी के किनारे में है, आपको बहुत क्लियर दिख रहा है उसमें। नेक्स्ट फिल्म में आपको एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक बहुत बड़ा दिख रहा है। तो दिस इज मल्टीसिस्टिक ओवरी, देयर इज अ डिफरेंस। इसके ट्रीटमेंट की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, कंचनार गूगल वर्क्स ऑन इट, बट अभी हम पॉलीसिस्टिक को देखेंगे। नाउ दिस इज द लेबोरेटरी। इनके ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग होंगे? इट इज, यस, 100% इट इज डिफरेंट। अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जो मैंने कहा था कि क्लास में बच्चा है, प्रेजेंट है, पर कितना पढ़ रहा है वो हम उसके रिजल्ट से समझ सकते हैं। सेम, आपके पास ब्लड रिपोर्ट आई, आपने देखा एफएसएच विद इन रेंज, एलएच विद इन रेंज, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? इसकी रेंज है 5 to 18 और 20, दोनों की। दोनों का रेशियो जो नॉर्मल मेंसुरेटिंग लेडीज है वो 1:1 होता है, मतलब जितना एलएच उतना ल्यूटिनाइजिंग। हद से हद 1.5/1। एलएच थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि वो एकदम पीक पकड़ता है, उसको ओवम को निकालना है, तो एलएच की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट इफ इट इज 3:1 देन इट इज पॉलीसिस्टिक। बट क्या है? पीसीओडी, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीएनआरएच को कंपेयर कर रहे हैं। आप देख रहे हो, मैंने जीएनआरएच बोला था। जी मैम। सिर्फ ओवरी के 2 हार्मोन्स हैं, अभी हमने सिर्फ ये 2 देखे। जरूरी नहीं है पेशेंट ये सारी रिपोर्ट्स लेके आता है, कई बार वो सिर्फ एफएसएच, एलएच एंड उसका रेशियो लाता है। तो आपको वो देखना है कि अगर एलएच 18 है और एफएसएच जो 2 से 20 की रेंज, 5 से इसकी रेंज कह रही हूं मैं, वो 5 है, तो इसका रेशियो क्या बन रहा? 18/5, इट इज मोर देन 3। देन यानी इतना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को देना पड़ा, पर तो भी वो फॉलिकल नहीं निकला, क्योंकि उसकी वॉल थिक थी और वो सिस्ट बन गया था। जी। इससे आपको वो उसी टाइम क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने पहले वो सब दिखाया। जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। वॉल थिन नहीं हो रही, वॉल थिक रह रही है और वो निकल नहीं रहा, तो एक ट्यूटर को बीच में आना पड़ता है, और वो ट्यूटर है एलएच, जो बढ़ता जाता है और मेहनत करता है, पर वो बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा, तो वो रेशियो गड़बड़ा जाता है। तो इस तरीके से एलएच एफएच रेशियो आपका मार्कर बन गया, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया कि यस रेशियो इज मोर देन 3
शी इज PCOD। लेकिन हमने उसके और टेस्ट कराए और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा हुआ है, एंड्रोजन भी बढ़ा हुआ है, AMH जो है वो भी रेंज में से आगे आ रहा है, तो यानी शी इज PCOS। AMH इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। यस मैम, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारे कुछ न्यू वैद्य हैं, वो थोड़ा सा भी डिटेल नहीं जानते होंगे इसके बारे में। बिल्कुल, हमारी बॉडी में एम्ब्रियोलॉजी के टाइम 2 डक्ट्स होती हैं, वोल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है, मुलेरियन डक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है, जेनाइटल्स बनाती है। फीमेल्स में दोनों अलग अलग बड़ी होती हैं, बट मेल्स में क्योंकि जेनाइटो यूरिनरी कॉमन है तो उनमें वो एक साथ चलती है, बिकॉज एक्सटर्नल जेनाइटल्स आर जेनाइटो यूरिनरी, इट इज कॉमन, पेनिस इज कॉमन। तो फीमेल्स में मैंने इसीलिए यहाँ मुलेरियन की बात की है, वोल्फियन की नहीं, क्योंकि वोल्फियन एक अलग सिस्टम बना रहा है एक्सक्रीटरी, जिसका रिप्रोडक्टिव से कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर हम कोई मेल इनफर्टिलिटी का पेशेंट ट्रीट करेंगे तो हमको वहां पे एंटी वोल्फियन हार्मोन वो भी देखना पड़ेगा कि उसकी डक्ट कितनी डेवलप हो रही है। ठीक है, अब यहाँ एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो हार्मोन मुलेरियन डक्ट की ग्रोथ को रोक रहा है उसको क्या बोलेंगे? एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन ओवरी और यूट्रस की ग्रोथ अच्छी नहीं होने देता, एंड आपने रिपोर्ट्स में बहुत सारों में देखा होगा रूडिमेंट्री ओवरीज, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। बिल्कुल मैम, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू शायद बहुत कम हो जाती है, यस, जिसकी वजह से यूट्रस भी अंडर डेवलप हो जाता है शायद पेशेंट। बिल्कुल। एंड ये छोटा यूट्रस एक 9 महीने को बच्चा को रखने की क्षमता उसमें नहीं होती, उसके लिए अगेन ट्रीटमेंट्स हैं, वी लेट यू नो, उत्तर बस्ती और वो सब आगे है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेशन विद फर्टिलिटी, क्योंकि मेरा टॉपिक है अवेयरनेस ऑफ PCOS एंड फर्टिलिटी। आपने जब अपने किसी भी पेशेंट को PCOS के लिए अवेयर कर दिया कि बेटा तुम अभी अर्ली चेंजेस में हो, अपने आप को वहीं से वापस ले आओ, लेट पॉलीसिस्टिक या बिल्कुल सेटल्ड परमानेंट पॉलीसिस्टिक पेशेंट मत बनो, ये आपको अवेयरनेस देनी है। इसके बहुत सारे अवेयरनेस लेक्चर्स आजकल यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो ये अवेयरनेस मैंने पीछे बहुत सारे पॉइंट्स में आपको समझा दी कि आपको कैसे समझाना है। बट अगर कोई मैरिजेबल एज की बच्ची है, ऐसा लग रहा है कि यस शी इज 25 से ज्यादा की एज की, या एंगेजमेंट हो गई है, या जस्ट मैरिज के बाद आई है, एंड आपको उसमें ये सब सिम्टम दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल सब वर्किंग है, सबका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, तो लोग क्या बोलते हैं, मैम अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, अभी हम 2-3 साल बच्चा प्लान नहीं कर रहे। इट इज नॉट अ प्लानिंग, इट इज अ नीड। आपको ये समझाना है कि तुम ऑलरेडी 30 इयर्स की हो रही हो, तुम में सिम्टम PCOS के हैं, तो योर फर्टिलिटी इज डाउन, तुम सब फर्टाइल से इनफर्टाइल बहुत जल्दी आ जाओगी। ये अवेयरनेस कपल को आपको देनी है, और उसको फिर उसके वही सिम्टम्स दोहराते हुए देनी है कि देखो पीरियड ठीक से नहीं आता ना, पिंपल्स है ना, वेट बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, यानी तुम्हारे अंदर तो सारे सिम्टम्स हैं। दैट मींस कि PCOS इनफर्टिलिटी का आगे चल के बहुत बड़ा कारण बन बहुत जाएगा। बड़ा, हर निक एंड कॉर्नर पे, हर रोड पे आपको IVF सेंटर्स एंड इनफर्टिलिटी सेंटर्स क्यों दिख रहे हैं? इसीलिए दिख रहे हैं। जैसे हमारे में देखो पंचकर्म सेंटर्स बहुत बढ़ गए आयुर्वेद में, पहले बहुत कम दिखते थे। रीजन क्योंकि हमें दिखने लगा कि सिर्फ शमन चिकित्सा से कुछ नहीं होने वाला, हमें शोधन करना ही पड़ेगा, तो हमने भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली, ट्रीटमेंट की डेप्थ बढ़ा ली। सिमिलरली मॉडर्न साइंस, एलोपैथी में भी दे हैव सीन कि सिंपल मेडिसिन से कुछ नहीं हो रहा, तो वी हैव टू गो फॉर IVF सेंटर्स। तो इस तरीके से आपको पेशेंट को अवेयर करना है कि PCOS एंड फर्टिलिटी आर पैरेलल लाइंस। अगर वो लाइंस अच्छे से चलेंगी तो पैरेलल है, एंड दे विल बी गिविंग बेटर रिजल्ट्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू। जब एग अच्छा नहीं, मेल हार्मोन ज्यादा, तो प्रेगनेंसी की गुंजाइश ही नहीं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशंस। ये कॉम्प्लिकेशंस हमेशा, अगर कोई बच्ची है जिसमें आपको सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको उसकी मदर को समझाने चाहिए।
कि ये बच्ची आगे जाके कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। अगर ट्रीटमेंट से कंसीव कर भी गई तो उसमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या अर्ली मिसकैरेजेस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि क्वालिटी ऑफ एग अच्छी नहीं होगी तो वो फ्यूज तो हो जाएगा स्पर्म से, जाइगोट भी बना देगा, बट उसमें आपने शायद जो पुराने प्रैक्टिशनर्स होंगे उन्होंने देखा होगा एक सोनोग्राफी में ब्लाइटेड ओवम। जी मैम, बिल्कुल सुना है। व्हाट इज ब्लाइटेड ओवम? सैक नहीं रहता आई थिंक। यस, वो ओवम में स्पर्म ने पेनिट्रेट कर लिया बट उसमें वो सेकेंडरी oocyte वाले चेंजेस नहीं ला पाया जो आगे जाके क्या बनेंगे, मॉर्यूला, ब्लास्टुला, ये सब चेंजेस। क्यों? क्योंकि दैट क्वालिटी ऑफ एग इज नॉट गुड। अगर वो फ्यूज होके ब्लास्टुला गैस्ट्रुला बन भी गया तो पीसीओएस में जैसा मैंने बोला कि लाइनिंग थिक नहीं होगी, बिस्तर अच्छा नहीं होगा तो वो गैस्ट्रुला जाके वहां चिपकेगा नहीं तो वो जल्दी से अबॉर्ट हो जाएगा। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, इस बच्चे को ट्रीटमेंट लगेगा एटलीस्ट 3 to 5 months। शी विल रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। ये चीजें आपको समझानी है इफ शी इज स्मॉल टू हर अटेंडेंट्स एंड शी इज मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड टू द पेशेंट इटसेल्फ। देन सिस्टमिक डिसऑर्डर्स लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं है कि 2 साल की पीसीओएस में पेशेंट को डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम होगी, बट ये पेशेंट लेट 40s में, इनमें ये प्रोन है डायबिटीज के लिए, हार्ट डिसऑर्डर्स के लिए, एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। नेचुरली जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एलडीएल बढ़ेगा तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आएंगे। एंड वेरी रिमोट कॉम्प्लिकेशन इज एंडोमेट्रियल कैंसर, बट वो भी बढ़ गया। आपने देखा 2 to 6 फोल्ड इंक्रीज। पहले 100 में से 2 को मिलता था तो अब 100 में से 6 को दिखता है एंडोमेट्रियल कैंसर। क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन आएगा ही नहीं, और कौन पूरे टाइम काम करता रहेगा? एस्ट्रोजन। और वो कब एंडोमेट्रियम की अनकंट्रोल ग्रोथ कर दे वो पता ही नहीं चलेगा। And that uncontrolled growth of endometrium is called endometrial cancer. This is a very remote complication, but yes, it is your duty to understand and make the patient understand कि ये भी एक complication है, तो please जल्दी जाग जाइए। Last is anxiety, depression, जो मैं हर बार बता रही हूँ कि ये पेशेंट बहुत पेशेंट आते हैं और आजकल गर्ल्स को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जब, तो अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो हमारी जितनी ये पेटेंट मेडिसिन आ रही हैं पीसीओ, उनमें ब्राह्मी और तगर डला है। जी, आप ध्यान से देखना। जी जी, ब्राह्मी और तगर उस एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए ही डला है कि वो डिप्रेसिव स्विंग्स, जो मूड स्विंग्स हैं, वो कम हो जाए। ओके, अब आता है आयुर्वेद युग, क्योंकि हम सब आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं। हम सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि इसमें दोष कौन सा इन्वॉल्व है? क्योंकि सबसे पहले हमें नाड़ी देख के पता करना रहता है कि कौन सा दोष इस पीसीओडी और पीसीओएस में इन्वॉल्व रहता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेंशन है। ओके, हम वैद्य मित्रम में अगर आयुर्वेद की बात ना करें तो कोई मतलब नहीं, इसलिए आयुर्वेद तो करनी ही है। पर मैं बहुत अच्छी नाड़ी देखने वाली डॉक्टर नहीं हूँ, बट स्टिल विद माय नॉलेज आई कैन डिसाइड कि यस, इसका दोष कौन सा ज्यादा होगा। एंड नाड़ी में भी एक्चुअली देखो इश्यूज क्या आते हैं। मैंने जैसा तुम्हें बोला कि आप पेशेंट को खाली पेट बुलाओ या आप थोड़ा पीसफुल उसमें बुलाओ, उसको एंजाइटी में ना आए कि ऑफिस जाना है, दौड़ती हुई आ रही है और जा रही है, उसमें बात बड़ा होगा। तो क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, रात भर जगी है, भले ही तुम सुबह बुला लो उसको, तो भूखी है ना, तो सिर्फ नाड़ी देख के हम डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। रात भर अगर खाली पेट है तो पित्त तो वैसे ही उसका बढ़ रहा है और बात तो गड़बड़ है ही। तो हमको कुछ और भी उसमें देखना है, जो मैंने इतने सारे सिम्टम्स पीछे बताए। बहुत सारी चीजें हम लक्षण के आधार पर भी करते हैं, और स्पेशली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, क्योंकि वो एक सिंड्रोम है। उसने ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया, और सब एक दूसरे में छुप गए। जैसे रेनबो में सारे कलर्स मर्ज हो जाते हैं,
इसी तरीके से जब सन्निपातज व्याधि होगी कि उसने ये दोष भी ले लिया वो भी ले लिया, तो आपका यहाँ पे पहले का एक्सपीरियंस, आप्तोपदेश, युक्ति, सारे प्रमाण इकट्ठे हो जाने चाहिए और एक प्रोटोकॉल उसका बनना चाहिए। जैसे मैंने वहां ओवेरियन साइकिल बताई, सब लोग शायद आर्तव की एनाटॉमी भूल गए हो, और मैं एनाटॉमी की टीचर हूं इसीलिए आपको बता दूं आर्तव क्या है। आर्तव रस धातु की उपधातु है, और आर्तव से हमें दो चीज समझ में आती है, बहिपुष्प और अंतःपुष्प। और मैंने जैसा पहले कहा, ओवरी एंड यूट्रस आर बेस्ट फ्रेंड्स, इफ दे आर टुगेदर दे गिव अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड दैट इज बेबी। और वो लड़ ले तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। इसी तरीके से बहिपुष्प और अंतःपुष्प अगर मिल के काम करें तो वो बहुत अच्छा एक एसोसिएशन बनाते हैं और आपको एक अच्छा आउटकम देते हैं। पर अगर वो पैरेलल बैलेंस होके ना चले तो आउटकम इस तरीके से है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पीरियड्स क्लियर नहीं आते। अंतःपुष्प एंड बहिपुष्प वर्क टुगेदर, दे आर इंटर रिलेटेड। अब जैसे आशी ने पूछा तो मैं दोष भी बता दूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो 3 दोष हैं वात पित्त कफ, वो कैसे काम कर रहे हैं, ये मैं नॉर्मल साइकिल का बता रही हूँ। वात का गुण है गति, उसने मूवमेंट करना ही है वो जहां भी है। तो वो सबसे पहले क्या करती है, जो ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है उसको मैच्योर ओवम को किनारे पे लाने का काम करती है, ओवरी की वॉल के पास। एंड रिलीज जब होता है तो फिम्ब्रिये को देती है उसको कैप्चर करने के लिए। अगर फिम्ब्रिये में एडिशंस हैं, वो चिपके हैं, एडिशंस किसकी वजह से, कफ की वजह से, तो वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। और अगर वात कहीं अवरुद्ध है तो वो बन के भी वहीं पड़ा है, वो बंद पड़ा है, एंड पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं होती। तो और यहाँ कौन सी वात काम कर रही है, अपान वायु, जिसका अनुलोमन होना चाहिए। अगर वो अवरुद्ध हो गई, अनुलोमन नहीं हुआ, तो ना पीरियड्स आएंगे, ना ओव्यूलेशन होगा, ना वो यूट्रस तक चल के आएगा, तीनों काम नहीं होंगे अगर ये वात कहीं दूषित हो गई या अवरुद्ध हो गई। सेकंड है पित्त। पित्त को एक लेमैन भाषा, आपसे कोई अनजान नॉन आयुर्वेदिक पर्सन मिलता है तो क्या बोलता है, बॉडी हीट, यही बोलता है। हीट माने किचन, जो हमारा किचन में काम हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। कच्ची सब्जी डाली, पक के निकल आई, दूध डाला, बॉईल हो गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो एनर्जी है, ये पित्त दे रहा है। मॉडर्न साइंस में ये ट्रांसफॉर्मेशन हार्मोन कराता है, और आयुर्वेद के हिसाब से वो इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल बनाने का ट्रांसफॉर्मेशन पित्त कराता है। कहीं पित्त का अवरोध है या कहीं पित्त दूषित है तो मैच्योर होगा, पर उस लायक नहीं कि ओव्यूलेट हो पाए। क्लियर? जी मैम, बहुत क्लियर है। नेक्स्ट आता है कफ। कफ के बहुत सारे तरीके हैं। गले में कफ आ रहा है बोलते हैं कि नहीं, बट ये वो कफ नहीं है। ये यहाँ पे कफ की बारी आती है जो पोषण कर रहा है। तो ये कफ का नेचर कैसा होगा, ठंडा, स्टिकी होगा थोड़ा, और नरिशमेंट करेगा। क्यों ये स्टिकी होगा, क्योंकि वहां वात होने पर ड्राइनेस आएगी, और हमें ड्राइनेस नहीं चाहिए फीमेल जेनाइटल्स में। तो उसकी जो वेटनेस है, जो गीलापन है, वो ये कफ देता है। पर अगर ये कफ बहुत बढ़ गया तो क्या होगा, आर्तव व स्रोतस को अवरुद्ध करेगा, और जहां आर्तव व स्रोतस को अवरुद्ध किया तो जो वात का काम था और जो पित्त का काम था वो वहीं स्टैग्नेंट हो गया। यानी ओव्यूलेशन भी नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ, और कफ वहां जमा हो रहा है। तो रस व स्रोतस गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उसकी उपधातु आर्तव है, यानी आम अवस्था, और हम ओबेस भी हो जाएंगे। मेदो व स्रोतस भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रस व स्रोतस में रस का पाचन या तो हो नहीं रहा और या गलत हो रहा। तो इस तरीके से हमारी संप्राप्ति बनती है। आई होप आशी तुमको दोष समझ में आ गए होंगे। जी मैम, बहुत क्लियर हो गया। दैट मीन्स ये है कि तीनों दोषों का ऊपर नीचे चलता ही है, तब जाके ये पीसीओएस बनता है।
मेन दोष कफ है जो अवरोध कर रहा है, पर क्या वो इतना अवरोध कर रहा है कि पेशेंट में पिंपल, खालित्य, पालित्य ये सारे लक्षण आ रहे हैं, यानी पित्त भी अटक गया? जी मैम। सिर्फ आर्तवशय आ रहा है। अगर सिर्फ आर्तवशय आ रहा है यानी इट इज अर्ली चेंजेस ऑफ पीसीओडी। ओके। आप मॉडर्न से रिलेट करो, सोनोग्राफी में अगर आ रहा है इट रिवील्स अर्ली चेंजेस ऑफ पीसीओएस, यू कैन ट्रीट द पेशेंट। यस। माइल्ड चेंजेस यू कैन ट्रीट, बट इफ इट इज लेट पीसीओएस आप पेशेंट को बहुत समझाओगे कि तुमको ये करना है, क्योंकि वो असाध्यता की ओर जा रही है। इतना अवरोध है मार्ग का, इतनी स्टैग्नेंसी आ गई वात पित्त की कि ना वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है ना वो मूवमेंट कर रहा है, सब वहीं का वहीं है। आप कुछ भी दे लो, फॉलिकल साइज नहीं बढ़ रहा है और पेशेंट ओबेज होती जा रही है। ये है कफ का कंप्लीट अवरोध। क्लियर हो गया मैम? तो इसमें सबसे फर्स्ट हमको चिकित्सा सूत्र में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में कफ नाशक। यस, इसीलिए अगर तुम देखोगे तो अभी तक मैंने जब तक पंचकर्म स्टार्ट नहीं किया था मैं यही सुनती रही कि वमन से ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये कफज व्याधि है। क्योंकि हम क्या ले रहे थे, ग्रंथि, सिस को हमें ग्रंथि मान रहे थे, पर आपने बाकी लक्षण तो देखे ही नहीं। बाकी लक्षण देखोगे तो आप आगे बढ़ोगे, वही मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। आयुर्वेदिक व्यू, लक्षण ऑफ आर्तवशय, क्योंकि पहला पेशेंट क्या बोलता है, पीरियड नहीं आ रहा, तो सबसे पहला आर्तवशय लक्षण है हमारे पास। देन लेकिन अगर उसमें आर्तवशय के साथ कफ भी डोमिनेंट हो रहा है तो पेशेंट का वेट गेन होगा, उसमें डायबिटिक टेंडेंसी कि उसको भूख बहुत लगेगी, एंड इरेगुलर ईटिंग क्रेविंग होगी। प्रेग्नेंट मतलब अगर मैरिड है तो इनफर्टिलिटी एंड हिर्सुटिज्म। मैम तो हमें सबसे पहले ये समझ जाना चाहिए कि अगर पेशेंट आती है हमारे पास और ये बोलती है कि मेरा मेंसेस नहीं आ रहा है, 1 महीना या 2 महीने से डिलेड हो रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमें समझना चाहिए कि दैट इज इनिशियल साइन ऑफ पीसीओडी मे बी पॉसिबल, और हमें उसकी कफनाशक चिकित्सा लेनी चाहिए। यहाँ पे कफनाशक चिकित्सा है, ओके है ना, तो कि ये ओवरी तक रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर कफनाशक चिकित्सा है। उसमें लेखन चिकित्सा करें अगर शमन करना है, और शोधन में वमन, वो मैं आगे अभी ले लूंगी। जी मैम। नेक्स्ट है, अगर वो पेशेंट को अब आपको देखने में, पेशेंट नहीं बोल रही पर आपको दिख रहा है कि उसका टी जोन बहुत ऑयली है, उस बाल मैंने जैसा कहा यहाँ से कम है बाकी तो पूरे हैं, यहाँ से आपको उसका स्कैल्प दिख रहा है, और आप उसको फिर पूछो कि तुमको गर्मी बहुत लगती है, ब्लीडिंग जो है उसमें क्या क्लॉट्स पास होते हैं, आपके दिमाग में आ गया कि ये पित्त भी इन्वॉल्व हो रहा है। जी मैम, एक चीज क्वेश्चन और है मैम, हर पेशेंट आके बोलती है कि मुझे क्लॉट्स बहुत पास हो रहे हैं, दैट इज पित्त, विदग्ध दैट इज मेनली पित्त के कारण ही। विदग्ध पित्त रक्त को दूषित कर रहा है। आपको आप पित्त शामक, आप वमन दे रहे हैं पर औषधियां पित्त शामक दे दीजिए, तो दोनों बेनिफिट मिलेंगे। देन थर्ड इज बात कि अगर वो बोल रही है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता जा रहा है, मेरे पीरियड्स तो स्कैंटी है बट पेनफुल भी है, यानी यहाँ तो ब्लॉकेज हो गई, तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। क्लियर? मतलब आपको पेन के साथ मेंसेस आना है, दैट मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाट आल्सो, वाट, एंड देन कलर डार्क हो रहा है, जो पूरा पिगमेंटेशन अलोंग द नेक, एक्सिला एंड आई। जी जी बिल्कुल, है ना। इसको कुछ लड़कियां कैसे बोलती हैं कि मैं डीओ यूज करती हूँ मैम इसलिए मेरा एक्सिला डार्क हो रहा है। इट इज नॉट द डिओड्रेंट, इट इज द हार्मोनल चेंज व्हिच शी इज गेटिंग। इट कैन, अगर वो सिर्फ एक्सिला में ठीक है, बट आप हिस्ट्री लो कि थाई में भी इनर एस्पेक्ट पे है और कॉम्प्लेक्शन डे बाय डे थोड़ा डार्कर साइड हो रहा है, तो वो एंड्रोजन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो रहा है। अब आता है चिकित्सा। चिकित्सा में हमारे आयुर्वेद में शोधन, शमन, योग, आहार विहार, ये चिकित्सा का हमारा एक पॉइंट्स फॉर्मेट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। शोधन में क्यों सबसे पहले रखा, शमन भी रख सकती थी अगर ओपीडी लेवल पे हम कर रहे हैं, पर शोधन क्यों रखा, क्योंकि आपके पास पेशेंट एकदम सीधा नहीं आती, वो इतनी सारी फाइल लेके आती, यानी वो ऑलरेडी इतना ले चुकी है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, 21 डेज की मेडिसिन, आपको उसका शोधन करना ही चाहिए इफ यू वांट रिजल्ट्स। आपके पास पंचकर्म सेंटर नहीं है, आप किसी और के पास भेज सकते हैं, जिसके पास है
कि करा के आ जाओ, ये ट्रेंड हमारे आयुर्वेद में आना चाहिए। और मान लो अगर नहीं है उस एरिया में तो आप उसको वमन मत दीजिए, एक सद्य विरेचन दे सकते हैं घर पे कि आप रोज रात को 2 त्रिफला की टैबलेट लेने लगे, या अनुलोमन कराना है, हमारे दिमाग में अपान वायु है तो आप कैस्टर ऑयल उसको पीने बोल दीजिए। तो इस तरीके से ठीक है, वमन घर में नहीं हो सकता, वमन थोड़ा सा रिस्की है, घर में अगर पेशेंट करेगी तो उसको बीमारी मान लेगी, आपकी गाइडेंस में करेगी तो अलग चीज है। पर अगर विरेचन है तो वो आप सद्य विरेचन उसको दे सकते हैं कि आपकी छुट्टी कब है, सैटरडे संडे, तो आप फ्राइडे नाइट को कैस्टर ऑयल ले लीजिए। इस तरीके से आप छोटा छोटा विरेचन उसको घर पे करा सकते हैं। नेक्स्ट है वस्ती। वस्ती को भी हम घर पे ऐसे तो नहीं दे सकते, बट यस मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो दूर से आते हैं वो इतना अब करने लगे हैं कि अगर मैं उन्हें समझा दूं तो वो कैथेटर और सिरिंज से शतावरी एंड सहचर तेल ले लेते हैं, क्योंकि वो उनको म्यूकोजल लाइनिंग से अब्सॉर्ब होके थोड़ा सा यूट्रस को हेल्दी करता है। ये किस केस में मैं बता रही हूँ, जहां मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, वहां मुझे यूट्रस हेल्दी चाहिए। एंड लास्ट जो है उद्वर्तन, आपको लग रहा होगा ये शोधन चिकित्सा में तो नहीं है, मैडम ने यहाँ क्यों लिखा उद्वर्तन? क्यों? क्योंकि हमको फैट को मोबिलाइज करना है। हम ना वमन, ना विरेचन, ना वस्ती पूर्व कर्म के बिना करते हैं। उस पूर्व कर्म में आप स्नेहन स्वेदन करें, लेकिन पीसीओडी के पेशेंट को उद्वर्तन करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसमें हमको जो पाउडर्स कोलकुल इत्यादि आप लोग बोलते हैं, वर्ल्ड फेमस है शायद, मुझे लगता है, उसके अलावा थोड़ा और कुछ ऐड करिए। और वो थोड़े और कुछ में है नमक, त्रिफला, इष्टिका चूर्ण। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इष्टिका चूर्ण इज ईट, भट्टी में बनी है, उष्णवीर्य है, उसको बारीक पीस लें और कपड़े से छान लें तो वो दरदरापन भी चला जाएगा, एकदम सॉफ्ट मुलायम पाउडर आएगा। वो हल्दी, ये वाली चीजें, वच बचा चूर्ण, ये सब मिला के जब आप ड्राई पाउडर मसाज देते हैं तो जो फैट है वो मोबिलाइज होगा, और फैट मोबिलाइज होगा तो वेट लॉस तो होगा ही, इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इंप्रूव होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी फर्क आएगा, क्योंकि डायबिटिक्स में ये फैट ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। हम उसी को मोबिलाइज करेंगे तो अपने आप ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाएगा। डिपॉजिटेड फैट को मोबिलाइज करना है तो इसमें, और आप स्नेहन जो है पीसीओएस पेशेंट को शीर बला या बला अश्वगंधा ऑयल से नहीं करेंगे, ये सब ब्रिहन है, ये उसको और हेल्दी करेंगे। आप वो ऑयल यूज करेंगे जो स्नेहन तो करे, स्निग्धता तो लाए, पर ब्रिहन नहीं करें। उसमें टर्मरिक ऑयल आता है, नहीं तो बना सकते हैं, त्रिफला तेल, सहचर तेल, इनसे उसका स्नेहन करें। और स्वेदन तो आपको उसमें कुछ खास नहीं करना है, एंड फिर आप उसका मेन कर्म, प्रधान कर्म करेंगे। मैम एक क्वेश्चन है मैम, हाँ? ये उद्वर्तन जो है हमें पेशेंट में, जो पीसीओडी के पेशेंट हैं, उनमें कितने कितने दिनों में करना चाहिए, या उनको बोले नहीं? उस केस में तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं शायद ये पॉइंट मिस कर जाती कि पीसीओएस पेशेंट अगर थायराइड पेशेंट भी है तो उसकी स्किन ड्राई होगी, हाइपोथायरॉइड्स की स्किन ड्राई होती है, उसमें आप ऑल्टरनेट डे उद्वर्तन करिए। वस्ती नॉर्मली में देखो, अगर आप वमन भी करा रहे हो तो 5 दिन का स्नेहपान करके ही करते हो, विरेचन भी करा रहे हो तो वही करते हो। हम यहाँ पे स्नेहन स्वेदन 2 दिन या 3 दिन देते हैं, लेकिन आप एक पैकेज बना लो इस पेशेंट का, और उसको पहले दिन से जब से स्नेहपान करा रहे हो, एक तो स्नेहपान अपने सामने कराओ, क्योंकि ये लोग नखरे मार के फूक देते हैं, है ना, तो आप अपने सामने कराएं, और उद्वर्तन उसका उतने दिन करें। वो आप स्किन देखते हुए करें। अगर हाइपोथायराइड है तो ड्राई स्किन होगी, उसकी स्किन छिलने लगेगी अगर आप रोज उद्वर्तन करेंगे। विंटर्स है तो भी आप रोज नहीं कर सकते, वैसे ऋतु अनुसार वमन विरेचन करते हैं, पर अगर पेशेंट सामने है, प्रिपेयर होके आया है कि मुझे कराना है, तो आप उसको टालोगे नहीं। तो आप सीजन के हिसाब से ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं। उस तरीके से वो आप डिसाइड करेंगे कि मेरे को उद्वर्तन रोज करना है या ऑल्टरनेट डे, या कितने दिन करना है। देन पंचकर्म की एक इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब शोधन हम क्यों पहले ले रहे हैं, क्योंकि वो 3 तरीके से हमको हेल्प कर रहा है। एक तो अपुनर्भव चिकित्सा,
जो पेशेंट सालों से ट्रीटमेंट ले रहा है, आपके पास भी वो वही करे, अगर साल 6 महीना ही ट्रीटमेंट ले, तो हम में और बाकियों में फर्क क्या? तो इसीलिए हमें पंचकर्म करना है। दूसरा, दोष प्रत्यानिक, कि हम ये दोष प्रत्यानिक चिकित्सा क्या हो गई? लक्षण, जो मैंने मॉडर्न में आपको अभी बताया, कि आपने उसका हेयर फॉल देखा, पित्त, एक्ने देखा, पित्त, डिस्मेनोरिया देखा, वात, ओबेसिटी देखी, कफ, पिगमेंटेशन देखा, वात। चीज वही है, भाषा अलग है। समझना इजी होगा अगर आप सिम्टम के बेसिस पे दोषों को समझें। और लास्ट है शोधन चिकित्सा, जो मैंने कहा कि वो इतने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इतनी प्रोजेस्टेरोन की गोलियां खा के आपके पास आई है कि नाउ शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो आपको उसका शोधन करना है, फिर आपको शमन चिकित्सा देनी है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बेनिफिट जो 3 मैंने आपको बताए, ये पंचकर्म के। पंचकर्म थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, बट माय डियर फ्रेंड्स, मेरे छोटे छोटे बच्चों, इस चीज को समझो। हम आयुर्वेद डॉक्टर्स के मन में पता नहीं क्यों ये इनसिक्योरिटी है कि बहुत महंगा होगा तो पेशेंट भाग जाएगा। नहीं, तुम लोग कभी हॉस्पिटल्स में जाके देखो, एक एंट्री पीसीओएस या हार्मोन की 5 से 7 हजार का बिल बनाती है। आप तो उसको 7 दिन में 5,000 7,000 देते हो, वमन का कॉस्ट या विरेचन। तो घबराना नहीं है, अपनी बात पूरी रखनी है, फिर मरीज की मर्जी। और आपको अपनी बात इतने कॉन्फिडेंस से रखनी है कि वो समझे कि यस, ये डॉक्टर मुझे जो कह रही है वो ठीक है। उसके बाद आता है कि पीसीओएस को दोष में हमने रिलेट किससे किया। पहला, उसको हमने आर्तवक्षय से रिलेट कर दिया। आर्तवक्षय यानी वात दूषित है, और रसवह स्रोतस, स्रोतस के आधार पे रसवह स्रोतस, और दोष के आधार पे वात, क्षय हो रहा है। पर इसमें डोमिनेंट कफ है, ये हमें उसकी ओबेसिटी या उसके बाकी ब्लड रिपोर्ट्स देख के समझ में आता है। तो इसको आचार्य डल्हन ने क्या कहा था, अभी तुमने मुझसे वमन की बात की थी आशी, मैं किसी आचार्य को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, बट आप मॉडर्न साइंस को जब लेके चलते हो तो आपको देखना है कि मुझे इसके साथ और क्या करना है। उन्होंने कहा कि वमन चिकित्सा है, विरेचन नहीं है, क्योंकि अगर पित्त का क्षय हो गया तो रक्त तो वैसे ही कम हो जाएगा, आर्तव क्षय हो जाएगा। तो इसमें विरेचन नहीं देके आप सूतशेखर रस, कामदूधा रस, मुक्ता पिष्टी ऐसा कुछ दे दें कि उसकी बॉडी हीट कम हो, ऑयल कम हो और एक्ने कम हो। नीम पंचांग दे दें साथ में। इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना है। मैम एक क्वेश्चन है कि जब पेशेंट हमारे पास आएगी तो मैम एक हम लोग जो न्यू इनिशियल्स होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम आते ही साथ तो पेशेंट को बोलेंगे नहीं कि आप वमन करा लो, तो पेशेंट को समझ में ही नहीं आएगा, वो तो भाग जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो ये समझ में उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे यहाँ ये वमन होता है। तो थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन करें कि हम कैसे पेशेंट को वो करें, राय दिलाएं कि ये चीज उनके लिए बेहतर है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या हम उनसे ये बोल सकते हैं कि 3-4 दिन में या 4-5 दिन में उनको इस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे? क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी फेस करते होंगे मेरे हिसाब से। चलो, तुमने मुझसे पूछा, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। हम किसी पंडित के पास जाते हैं, वो हमारी कुंडली देख के बोलते हैं आपके घर ऐसा होता होगा, आपके घर वैसा होता होगा, एंड उसमें से अगर 5 बातों में 3 बातें हमें क्लिक कर जाती हैं, हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं उस पंडित के लिए, हो जाते हैं कि जबकि हम सब पढ़े लिखे हैं, है ना। अब जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास तो अंदर सारी नॉलेज भरी है ना। आपके पास पेशेंट आई, उसके मैंने कहा ना दर्शन, उसके पास सिर्फ पिंपल्स हैं पूरे चेहरे पे। उसको तुम बोलो तुम्हारे पीरियड्स भी गड़बड़ होते हैं क्या, बाल भी खराब हो रहे हैं, अपने आप उसका फेथ तुम पे बनता जाएगा। चाहे वो तुम्हारा पहला दिन हो तुम्हारी क्लिनिक में, उसे लगेगा यार ये डॉक्टर को तो पता है कि मुझे ये सब हो रहा है ना। तुमको मैं 1 महीने की मेडिसिन देती हूँ, उसके बाद हम सेकेंड मंथ से देखेंगे कि यही कंटिन्यू करना है कि चेंज। गिव हर 1 मंथ मेडिसिन्स, ठीक है। शी विल डेवलप कॉन्फिडेंस इन यू, भले ही पीरियड ना आए, बट उसके पिंपल्स और ये सब तो आराम से चले जाएंगे। आप भृंगराज, घनवटी, आंवला या ऐसा कुछ देंगे तो बाल भी आ जाएंगे, मतलब झड़ना कम हो जाएंगे। देन यू कैन टेल कि अगर ये कंप्लीट इरेडिकेशन चाहिए, कम टू पंचकर्म। पहले दिन उसको ऑपरेशन नहीं करना, भाग जाएगी इसलिए, है ना। उसको हमको नेक्स्ट साइकिल में अपने पास, ठीक है।
तो इस तरीके से अब वस्ती मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं कि मैं वमन से डरती हूँ या मैं वमन कम कराती हूँ, बट वस्ती जो है वो मुझे बहुत पसंद है। रीजन एक तो उसमें क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स ज्यादा कौन से आते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए चाह रहे हैं, तो उसमें वात का अनुलोमन जहां अच्छा हुआ, इट इज टेस्टेड एंड ट्राइड। माय बैड हैबिट इज कि मैं रिकॉर्ड्स नहीं रखती हूँ, उसका 3 मंथ्स में ओव्यूलेशन बहुत अच्छा होने लगा। बहुत ही बढ़िया। गिव इट फॉर 3 मंथ्स। 1 महीने में हम जादूगर नहीं है। आप पहले दिन कह दें कि आप इतने सालों से ये दवाई ले रहे थे, आप मुझे 2 से 3 महीने दीजिए, इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। एंड लोगों के बैक ऑफ माइंड रहता है कि आयुर्वेद वर्क स्लोली, दे नो दिस, दो इट इज नॉट वर्किंग स्लोली। ये पुराने जमाने की बात अभी तक लेके चल रहे हैं लोग, बट आप उनको बोलिए गिव मी 2-3 मंथ्स एंड वस्ती दीजिए। वस्ती के फॉर्म्युलेशन में बेस्ट चीज अब हमें डिसाइड करनी है। देखो हम डॉक्टर्स हैं, वस्ती में हमने हमेशा पढ़ा है दशमूल त्रिफला, निरू दे रहे हैं दशमूल त्रिफला, दशमूल एरन, ये हमारे दिमाग में रहता है ना। बट योग पैटर्न में दीजिए, और योग पैटर्न में ऐसे दीजिए कि जो आप अनुवासन वस्ती दे रहे हैं, जो स्नेह वस्ती दे रहे हैं, उसमें वो स्नेह यूज करें जो उस लेडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पोटेंशिएट कर रहे हैं, साथ में वात का शमन भी कर रहे हैं और थोड़ा यूट्रस को बल भी दे रहे हैं। तो उसमें बेस्ट ऑयल्स आर शतावरी, नारायण एंड सहचर। ये 3 बेस्ट ऑयल्स है। शतावरी तो आपको पता है, ये जग जाहिर है कि वो फाइटो ईस्ट्रोजन है। नारायण वात शामक भी है और उसमें शतावरी भी है, एंड सहचर। ये 3 ऑयल, सहचर ब्लॉकेजेस दूर करता है, लेखन कर्म करता है। ये हो गया। उसके बाद हम काढ़े पे आ जाए अगर, तो काढ़े में हमको दशमूल तो रखना ही है, क्योंकि हम वस्ती दे रहे हैं, यानी हम सबके दिमाग में वात तो घूम ही रही है, तो दशमूल वात शामक है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि हमें जेनाइटल्स को दिमाग में रखना है, तो यहाँ पे हमारे दिमाग में जो हर्ब्स आती हैं वो है नागर मोथा, दीपन पाचन कर रहा है, एंटी डायबिटिक है, एंटी ओबेसिटी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो कहीं कोई स्वेलिंग है, कहीं उसका कोई मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ है, तो ये उसको हेल्प करेगा। आप मुस्ता ऐड करें, शत पुष्पा, इट इज ब्रिलियंट। मेरी हर पीसीओडी पेशेंट को शत पुष्पा का, ये आगे बताऊं, चलो अभी सुन लो। शत पुष्पा को पीने बोलती हूँ, उसका काढ़ा रात को उबलते पानी में भिगा दीजिए, सुबह उसको फिर से बॉईल करिए और हाफ कर लीजिए और पी लीजिए छान के। शत पुष्पा इज फैक्ट्री ऑफ FSH, फॉलिकल को मैच्योर करने में हेल्प करता है। मान लो कोई ऐसा है जिसको शत पुष्पा नहीं मिल रहा, उसको सौंफ लेने बोल दीजिए, सौंफ भी वैसा ही काम करेगा। बट शत पुष्पा को कुछ और भी बोला जाता है क्या? सोया सौंफ। सोया सौंफ, हाँ, बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल सूखा धनिया जो होता है ग्रीन कलर का, उसका ब्राउन कलर कर दो, लुक वैसा है बट इट इज ब्राउनिश इन कलर। देन आपने मोथा, नागर मोथा या मुस्ता, शत पुष्पा ऐड किया, एंड अब आप इसमें यू कैन ऐड गिलोय। व्हाई आई ऐड गिलोय, मैं उसका लॉजिक दे देती हूँ, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी करनी है तो हमको इम्यूनिटी हाई रखनी है। गिलोय इज इम्यूनो मॉड्यूलेटर। स्पर्म को कई बार ओवम फॉरेन बॉडी मान के रिजेक्ट करता है, वो भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है। बहुत लंबा टॉपिक है, विल नॉट डिस्कस हियर। तो ऐड गिलोय। आपने ये सारों का काढ़ा बनाना है, उसकी मात्रा डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, कई पेशेंट 300 पे ही बोल जाते हैं, कई बिल्कुल 550-600 भी ले लेते हैं। तो वो आप अपने विवेक से अपने मरीज को देखते हुए ये करेंगे। एंड जो ऐड करना है, हम जो मधु, सेंधव लवण ऐड करते हैं, आपको मधु ज्यादा ऐड करना है। आप अगर 2 चम्मच कर रहे हैं तो PCOS में 3 करिए, क्योंकि वो लेखन करेगा जी। आप गौमूत्र ऐड करिए, वो सिस्ट को तोड़ने में मदद करेगा, वो लेखन करेगा। एंड इसकी भी क्वांटिटी ज्यादा रखना पड़ेगा। यस, बट बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज बर्निंग सेंसेशन देता है, पित्तज प्रकृति का होता है गौमूत्र। तो पेशेंट अगर पित्तज है तो उसकी पित्त प्रकृति ज्यादा है तो थोड़ा कम कर दीजिए। एंड स्नेह जो द्रव्य यूज कर रहे हैं, यहाँ अगेन एरन तेल नहीं बोलूंगी,
क्योंकि हमने दशमूल दे दिया वात के लिए, तो यहाँ फल घृत, शतावरी घृत, सहचर तेल, नारायण तेल ये ऐड करके वस्ती देंगे एंड यू विल गेट रिजल्ट्स. हैव पेशेंस, यू विल गेट रिजल्ट्स. योग में देंगे. कोई बहुत ओबेस है तो आप उसमें स्नेह वस्ती कम कर दीजिए, काढ़ा लगातार चला दीजिए. स्नेह 3 दिन निरू, फिर काढ़ा कर स्नेह कर दीजिए. वो आप अपना पेशेंट को देखते हुए, क्योंकि जितना लेखन चाहिए उतना निरू को आप चेंज कर लेंगे, ऑल्टरेशंस ले आएंगे. इस तरीके से हम पंचकर्म ट्रीटमेंट करते हैं. अब जो सिंगल हर्ब्स हैं वो जो मेन है, मैं क्यों किसी पेटेंट प्रोडक्ट पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि सबके पास अपने एमआरस आते हैं, अपने एरिया में क्या है वो मुझे नहीं पता. आप ये देखें कि उन फॉर्मुलेशंस में क्या है और आपको उनको यूज करना है. शतावरी एक तो मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल है, आपको विटामिन देने की अलग से जरूरत नहीं. विटामिन ई जो है वो फर्टिलिटी बढ़ाता है, तो आपको इसमें मिलेगा. लेकिन शतावरी इसके साथ साथ इज अ वेरी गुड फाइटो ईस्ट्रोजन, फर्टिलिटी इंप्रूव करता है. उसको हम बोलते हैं स्त्री रसायन, स्त्री का रसायन है. लेकिन ये दिमाग में, हाँ हम सभी स्त्रियों को शतावरी दैट मीन्स रिकमेंड ही करना चाहिए नॉर्मली भी. बिल्कुल आशी, पर लेकिन कब करना है वही मैं बताने वाली थी कि फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में, सेकेंड हाफ में नहीं, क्योंकि फाइटो ईस्ट्रोजन है. जी. ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस चल रहा है, हाँ. बन नहीं रहा है क्योंकि एग रिलीज नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट हाफ में ईस्ट्रोजन दीजिए, सॉरी शतावरी दीजिए, उसके बाद शतावरी को स्टॉप कर दे. क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन बढ़ता रहा तो वो ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, वो उसको बड़ा 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 बनाता जाएगा. ओके, अप टू 12th डे, अप टू 12th डे. यस. ये मेरा फर्टिलिटी का प्रोटोकॉल है. और मैम एक चीज और जो आपने शतपुष्पा का बताया था अभी पीछे, तो वो भी फर्स्ट हाफ भी आपने और फर्स्ट हाफ में देना पड़ेगा वो भी? अगर प्रेगनेंसी देनी है और नहीं आ रहा तो फिर आप लंबा चलाएं. हाँ बिल्कुल. बच्ची है तो आप ऐसे चलाना है ना. और इसमें हाँ उसी तरीके से डिसाइड करना है. देन टर्मरिक, हल्दी का यहाँ क्या रोल है? कोई एंटीसेप्टिक की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि जेनाइटल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है फीमेल. तो आप अगर हल्दी इंग्रेडिएंट उसमें है तो वो यूरिनोजेनाइटल इन्फेक्शंस कम करेगा. देन दालचीनी, सिनेमन, दिस इज अ मैजिक ड्रग फॉर पीसीओएस. मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था मेटफॉर्मिन. हमको मेटफॉर्मिन नहीं यूज करना है, हमको सिनेमन यूज करना है. दालचीनी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है एंड इट वर्क्स. ये मैं सालों से कर रही हूँ. अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां आपको ऐसी मेडिसिन नहीं मिल रही जिसमें दालचीनी है, क्योंकि अभी नई मेडिसिन में बहुत में आ गया है. सिस्टोलिबन्यूट्रा इज अ वेरी गुड मेडिसिन ऑफ चरक फार्मेसी. ये बहुत अच्छा इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए काम करता है. तो आप उसको दालचीनी टी पीने बोलिए. ऐसी चाय जिसमें शतपुष्पा हो, दालचीनी हो, ऐड हो गया. चाय में एक और इंग्रेडिएंट ऐड हो गया. ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग टी आस्क हर टू टेक दालचीनी एंड सिनेमन. बहुत बढ़िया ट्रिक मैम हमारे वैद्य मित्रों को आपने दी है कि दालचीनी टी एंड शतपुष्पा टी. दालचीनी टी से दुबले होते हैं, कोशिश करो पीने की. गुडुची इज माय फेवरेट ड्रग, इम्यूनोमॉड्यूलेटर. आई गिव इन एवरीथिंग. जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स वाली बीमारियां हैं सब में गिलोय ऐड कर देती है. देन अश्वगंधा. अश्वगंधा का यहाँ रोल एक तो एंटी स्ट्रेस है ही, तो वो हमारे मूड स्विंग्स को ठीक करेगा. जो डिप्रेसिव मूड्स हैं वो हम इलेटेड रहेंगे, थोड़ा खुश रहेंगे. इंटरनल स्ट्रेस को कम करेगा. इस तरीके से अश्वगंधा हेल्पफुल है. देन शतपुष्पा, इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन. फॉलिकल को मैच्योर करने में हेल्प करता है. तो जब फॉलिकल को मैच्योर करेगा तो अपने आप ओव्यूलेशन अच्छा होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ की मेडिसिन हो गई शतावरी एंड शतपुष्पा. नेक्स्ट आता है लोद्र. लोद्र इज अ रेगुलेटर. आप उसको थ्रू आउट द मंथ दे सकते हैं. वो यूट्रस के लिए, लोद्र और अशोक ये दोनों यूट्रस की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं. आपने अशोक में आप पढ़ भी रहे होंगे, इट रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम एंड इट रेगुलेट्स ईस्ट्रोजन. उसकी वो नेचर है, वो रेगुलेटर है ये दोनों. तो आप लोद्रासव अशोकारिष्ट या कोई भी पेटेंट कॉम्बिनेशन जिसमें लोद्र और अशोक है आप वो दे सकते हैं. क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आसवरिष्ट नहीं पीती,
मुंह बनाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम Yes. गर्ल्स को कैसे नहीं प्रमोट तो करें कि you can give them ready-made syrups. ईव केयर, फोर्ट, हिमालय ने स्पेशली अभी पीसीओएस के लिए निकाला है। जी जी, यू कैन गिव देम दीज सिरप्स, जिनमें बस आपको बीइंग अ डॉक्टर आपको कंटेंट पता होना चाहिए, रटे हुए नाम नहीं देने हैं, हमें कंटेंट पता होना चाहिए कि लोत्र और अशोक है तो ये निकाल जाएगा, ये पूरा महीना करेंगे, साथ में दशमूल है तो और अच्छा। अब मेषश्रृंगी इज अगेन एंटी डायबिटिक, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। मेषश्रृंगी टैबलेट फॉर्म में लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं देती। दालचीनी उधर पेशेंट पी लेती है आराम से चाय के रूप में, क्योंकि आपको उसको दवाइयों का ढेर भी नहीं देना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मेषश्रृंगी, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम सेइंग कि वो भी दालचीनी के जैसा ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है। देन वाइटेक्स, दिस इज अ वेरी गुड ड्रग। चेस्ट बेरी नट, ये पूरी एलोपैथी फार्मा कंपनीज ने चोरी की है ये ड्रग हमारी। Vitex, yes, chestberry nut works tremendous in females, especially जहां एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ठीक से काम नहीं कर रहा, जहां ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH गड़बड़ हो रहा है, जहां प्रोलैक्टिन हाई है, या जहां पे पेशेंट्स को कुछ भी ट्रीटमेंट देने के बाद भी पिंपल्स नहीं जा रहे, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमें कब देना है? ये सेकेंड हाफ में देना है, क्योंकि हमको LH को बैलेंस करना है। वो जो LH पीक के बाद नीचे होगा, वो नीचे नहीं होके वो चलता ही जा रहा है, अब हमें उसे नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए वाइटेक्स वर्क्स। इसमें 2-3 पेटेंट मेडिसिन आ गई हैं, मैं आपको नाम बता देती हूँ, बिकॉज जो नए बच्चे हैं वो शायद इतनी जल्दी अभी ग्रास ना कर पाए जो मैं कह रही हूँ। तो एग्नाइन, ये एक फाइटो कंपनी है दिल्ली की, इनकी मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, इनका कैप्सूल आया है एग्नाइन, AGNIN। दिस वर्क्स मिराक्युलस। प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होता है जिन पेशेंट्स में, आई गिव ओनली एग्नाइन एंड रसपाचक। रसपाचक टैबलेट आती है क्योंकि स्तन्य रस की उपधातु है, रस का पाचन नहीं हो रहा ठीक से, इसीलिए तो रसपाचक टैबलेट दीजिए एंड एग्नाइन। आपका प्रोलैक्टिन लेवल विद इन 3 months इट कम्स डाउन टू नॉर्मल। सेकेंड हाफ में देना है पेशेंट को? यस, अगर हम फर्टिलिटी के लिए दे रहे हैं। जी जी। अगर किसी का प्रोलैक्टिन ज्यादा और ट्रीट कर रहे हैं तो आप पूरा महीना देंगे। और इसको हमको पूरा महीना देने से बेनिफिट ये होता है कि धीरे धीरे जब प्रोलैक्टिन नॉर्मल होने लगता है, देखो जब मदर दूध पिलाती है उसको पीरियड नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन सब नीचे रहते हैं। जैसे जैसे उसका प्रोलैक्टिन लेवल इंप्रूव होगा, उसके ये सारे फीमेल हार्मोन्स अपने नॉर्मल लेवल में आ जाएंगे एंड वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो वाइटेक्स इज दैट ड्रग विच हेल्प्स इन अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे and without giving harm to your body. Then as I said earlier, शतपुष्पा नहीं तो फेन्यूग्रीक। फाइटोएस्ट्रोजन भी है, देखो फाइटोएस्ट्रोजन है इसलिए फर्स्ट हाफ में जाएगा। फर्स्ट हाफ में आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट आई है जिसका वेट बढ़ रहा है और उसको कोई मतलब नहीं है प्रेगनेंसी से, किसी चीज से, शी इज 43 और बोल रही है पीरियड आगे पीछे हो रहा है, टेल हर सॉफ्ट चबा के खाया करो दिन में आते जाते, उसका एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। मीनोपॉज के बाद अगर कोई पेशेंट है जिसको हॉट फ्लशेस आते हैं, वजाइनल ड्राइनेस है, आस्क हर टू टेक सौंफ का पानी पियो, शतपुष्पा पियो, क्योंकि उसका एस्ट्रोजन कम हो गया इसलिए वजाइना ड्राई हो रही है, उसको हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, वो गुस्से वाली हो रही है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन कम हो जाता है ना, बोन्स वीक हो रही हैं, तो यू कैन गिव दीज होम रेमेडीज टू देम। एंड सौंफ खाना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से खा सकते हो। तो इस तरीके से फेन्यूग्रीक। देन जिंजर का कोई हार्मोन पे काम इतना नहीं है, मेन काम जिंजर का जो देखा प्रैक्टिस में मैंने, इट इज वो प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को कम करता है। जो हमें पीरियड के आने से पहले ब्लोटेड फीलिंग आती है, पेट फूला फूला लगता है, खाने का मन नहीं होता, वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, हल्का हल्का पेट दर्द होता है, उसमें जिंजर वर्क्स। एंड यू विल बी सरप्राइज बेटा टू नो कि एलोपैथी कंपनीज की बहुत लीडिंग फार्माज ने प्योर जिंजरॉल, जिंजर ऐसी टैबलेट्स निकाली है जिसको आप चूसें तो आपको नोजिया कम होगा, गैस कम होगी। हमारे पास तो ये भंडार है, हम इस भंडार को छोड़ के भागते हैं डाइसाइक्लोमीन पे या साइक्लोपाम पे। तो ऑलवेज टेल पेशेंट कि आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा छील लीजिए, उस पे काला नमक लगाइए और चूसिए,
पीरियड्स के हफ्ता भर पहले से आप रोज दिन में 2 बार करिए, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, अपने आप उसको लगेगा यार इस बार तो मुझे कुछ फर्क है, she'll develop faith. Clear? Then now the conclusion, क्योंकि मैंने बहुत टाइम मुझे लगता है ले लिया, सब थक गए सुन के कि मैं हार्मोन बोल रही हूँ तब से। तो कंक्लूजन इज कि पीसीओएस आज भी एक एनिग्मेटिक डिजीज है, इट इज अ मिस्ट्री, डायग्नोसिस बहुत ट्रिकी है, और इसका मैनेजमेंट जैसा मैं हर बार बोल रही हूँ कि एज और नीड ओरिएंटेड है। बच्ची अगर छोटी है, टीनेज है, तो हमें पीरियड्स ठीक करने हैं, पर अगर शी इज +25 मैरिजेबल एज है या मैरिड है, तो हमें उसकी फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट देना। यहाँ हम पीरियड ठीक करने नहीं बैठेंगे, हम फर्स्ट 14 एंड सेकेंड 14 डेज में उसका ट्रीटमेंट बांटेंगे एंड वील गिव इट टू हर फॉर 3 months। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द क्रक्स, यानी जो नाभि है, जो मूल है, वो है चेंज ऑफ लाइफस्टाइल एंड डाइट। आपने ये नहीं किया, मैं यहाँ पे वस्ती दे रही हूँ, उद्वर्तन कर रही हूँ, और उसके बाद बाहर जाके आप समोसा, कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर खा रहे हो, तो इट इज वेस्ट ऑफ माई मेहनत एंड योर मनी। यू विल नॉट बिलीव, मेरे क्लिनिक में पीसीओडी की एक पेशेंट आती थी, शी वॉज मैनेजमेंट की फैकल्टी इन अ वेरी गुड प्राइवेट कॉलेज ऑफ भोपाल। मैं उसको बोलती थी वस्ती के बाद कि तुम मसाज हुआ, मतलब हम जब स्नेह वस्ती देते हैं तो हम कुछ खिला के देते हैं, आई प्रिफर कि मैं उसी टाइम खिलाऊं पेशेंट को और दूं, तो वो रुका रहता है ऑयल बहुत अच्छे से 6-8 घंटे। तो मैं उसका मसाज स्नेहन स्वेदन करा के बोलती थी तुम जाओ रिलैक्सेशन रूम में और कुछ खा लो। तो मेरी स्टाफ ने आके बोला मैडम वो गुलाब जामुन और 2 समोसे खा रही है। आई गॉट बग्ड अप, मुझे इरिटेशन होने लगा। मैं उठ के गई, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ क्यों आई हो? तो मुझे ऐसे देखने लगी, मैंने कहा देख बेटा, ना तेरा वेट लॉस होने वाला है, ना मेरा ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट आने वाला है, और तुम पूरा जीवन दाढ़ी मूछ के साथ जीने वाली। मैंने जब ये भाषा बोली तो शायद उसको कुछ असर आया, एंड देन शी स्टार्टेड टेकिंग 1 रोटी एंड लौकी गिलकी की सब्जी। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द क्रक्स। आपको अपने स्टूडेंट पेशेंट के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है, गंदी भाषा नहीं बोलनी, बट उसको समझाते हुए आपको बोलना कि देन नेक्स्ट इसमें फर्टिलिटी, पूरे टाइम मैं बोल ही रही हूँ, डिफिकल्टी है फर्टिलिटी की, एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं कि ये लेडी अगर प्रेग्नेंट हो गई तो शायद प्रेगनेंसी में इसको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाए, शायद इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो जाए। तो आपको, आपकी जो पेशेंट प्रेग्नेंट हुई है, आपको उसको ये समझाना है कि यार प्रेगनेंसी में तुम मीठा और नमक कम रखना, अपनी वॉक प्रॉपर रखना, डाइट पैटर्न प्रॉपर रखना, बिकॉज आपको पता है ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, बट उसको पहले से अवेयर करें। वाई आई हैव यूज्ड दिस वर्ड अवेयरनेस, शायद अब आप समझ गए होंगे कि हम अवेयर रहेंगे तो ही हम पेशेंट को अवेयर कर पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, वो पीसीओडी के पेशेंट है, हमने उसको ट्रीट किया एंड वो प्रेग्नेंट भी हो गई मैम। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि जैसे वो प्रेग्नेंट होगी तो बहुत सारी पेशेंट तो एएनसी में एलोपैथिक डॉक्टर को भी देखती हैं, कुछ हमारे पास भी रहती है लेकिन कुछ वहाँ भी जाते हैं, लेकिन मैम क्या ये बैक तो नहीं आता मैम, जैसे ये जो अपन बार बार ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आती है पीसीओडी में, वो वापस तो नहीं आती जिससे इसका जो कंसीव हुआ है बेबी उसको दिक्कत हो जाए? वही मैं तुमको बोली ना कि हमको उसको देखो, अब हम उसको मेडिसिन तो वो नहीं दे पाएंगे जो हम पहले दे रहे थे। जी बिल्कुल, शतपुष्पा और ये सब दिया, पर हम उसको क्या दे सकते हैं, जो ड्रग्स मैंने बताई उनमें से गिलोय कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी पेटेंट मेडिसिन है बेटा जिसमें गिलोय है, एंड सेफ इन प्रेगनेंसी। एक तो ये हमारा लैक्यूना है कि हमारे फार्मा कंपनीज हमें इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ देयर फॉर्मुलेशन दे डोंट, हमारे में ABCD ड्रग नहीं आती, तो आपको ध्यान रखना है ना। जिंजर आई एम टेलिंग यू इट इज सेफ। टेल हर कि तुम थोड़ा सा जब नौजिया लगे, एक तो लोगों को लगता है अदरक गर्म है अबॉर्शन हो जाएगा, अदरक इतना सारा नहीं लेना है ना, इतना सा लेना है, टैबलेट साइज का, है ना। देन जैसा मैंने बोला Day 1 से शी विल गो फॉर वॉक। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि आपको बिस्तर पकड़ लेना, आप स्लो वॉक करेंगे, खाना आपका 2 के बजाय 5 मील्स हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिन भर में खाना है, कार्बोहाइड्रेट लो कर दें, मीठा अवॉइड करें। मैंने मीठा अवॉइड में किशमिश और इनको मना नहीं कर रही हूँ, फ्रूट्स को। मेरे पास
जो पेशेंट्स हैं वो मेरे डाइट पे ही चलते हैं कि किशमिश भिगा के लीजिए 8-10 दाने, उसका पानी भी पीजिए सो दैट मोशन क्लियर होगा। इस तरीके से आप दूध ले रहे हैं तो साथ में 2-3 पिंड खजूर ले लें। पिंड खजूर आयरन भी अच्छा लग रहा है, बढ़ा रहा है एंड इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है। तो बेटा ये आपको पहले डाइट का एक स्टडी खुद करो, अपने पास एक फॉर्मेट बनाओ कि प्रेगनेंसी में क्या सेफ है, फिर उसको टेस्टी रूप में पेशेंट को प्रेजेंट करो। रोज तुम उबला आलू बोलोगी मरीज भाग जाएगा। वो तुमको उसके सामने प्रेजेंट करना है ना। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगी दोनों तरीके से कि एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पीसीओएस इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ये एनओव्यूलेटरी साइकिल दूसरा, ओबेसिटी तीसरा एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी चौथा। इन चारों कंपोनेंट्स, ये चारों कंपोनेंट्स हमें जिसमें मिल गए उसमें हमको बहुत मेहनत करनी। This is a difficult disease to treat, but it is not untreatable. It takes time, it takes patience, but it gives result. And last, thank you. But मेरे thank you में मैंने एक मैसेज दिया है, वात पित्त कफ इन तीनों को आप कैसे बैलेंस करेंगे? आयुर्वेद पंचकर्म से, आयुर्वेद मेडिकेशन से, डाइट मॉडिफिकेशन से एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। आई होप मैं आप लोगों को बता पाई कि पीसीओडी पीसीओएस क्या है। आई एम क्लियर फ्रॉम माय साइड मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैडम, आपने तो बिल्कुल मदर की तरह समझाया है कि किसको कैसे डील करना है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी मम्मी हमको समझा रही है कि किस तरीके से पेशेंट आएगा तो आपको किस तरीके से डील करना है। आशी, मुझे मदर इसलिए बनना पड़ा क्योंकि प्रतिभा ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये वो डॉक्टर हैं जो बहुत प्यार से बात करती हैं। जी, तो मुझे तो जताना ही था, नहीं तो प्रतिभा गलत हो जाती। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मैम। हमें आई होप कि हमारी जितनी भी छोटी वैद्याज हैं उन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा पीसीओडी, और ये अब बला नहीं होगा, ये बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट हो जाएगा जो वो सबको फॉरवर्ड भी कर सकते, एक मैसेज पहुंचा देंगे कि पीसीओडी कैन बी ट्रीटेड इन आयुर्वेदा। बिल्कुल, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जितना डीप घुसोगे और रिजल्ट मिलेंगे, आपको रोज एक नई चीज सीखने मिलेगी। सो फ्रॉम माय एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट, आयुष्मान भव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं ओवर टू प्रतिभा कर रही हूँ। प्रतिभा आप आए। डॉक्टर प्रतिभा। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज का यह सत्र सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सभी दर्शकों की ओर से, वैद्य मित्रम परिवार के हर सदस्य की ओर से आज की हमारी विशेष वक्ता डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैम का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मैम, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण और कुछ जटिल विषय को इतना आसान बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। ऐसा लग रहा था कि क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए हैं और मैम हमारे सर पे हाथ रख के एक एक चीज हमें समझा रही है। मैम ने ये नहीं सोचा कि जनरल प्रैक्टिशनर्स को बताना है तो क्यों ना बेसिक्स छोड़ दिए जाए। मैम ने सुनिश्चित किया कि हम इसके हर एस्पेक्ट को समझ सकें, हमसे कोई भी पहलू अनछुआ ना रह जाए, और हम इस व्याधि को बहुत खूबसूरती से मैम ने हमें समझाया। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर बेटा, इट्स माय प्लेजर डिस्कसिंग विद माय आयुर्वेद परिवार। आई रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ये इतना 1.5 घंटे का आई थिंक लेक्चर था, लेकिन आपने इतनी सारी बातें इस लेक्चर में कही कि आपके मुख से निकला हर एक वाक्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ऐसा लग रहा था कि ये भी नहीं बात है, अच्छा ये भी नोट कर लेते, नोट कर लेते। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर था। साथ ही डॉक्टर आशी वैद्या मैम, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मॉडरेटर की भूमिका निभाई, थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि आपने जिस जिस जगह पे जिस तरह के क्वेश्चंस उठाए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शकों के मन में भी वही शंकाएं कहीं ना कहीं चल रही थी। और जैसे आप थैंक यू, मुझे भी चार्ज अप रखा पूरे टाइम। सॉरी मैम, मगर नो इट्स वेरी गुड। इंटरैक्टिव सेशन में मजा आता है। ओके, मेरे को लगा कि शायद सारे, जो मैं भी फील करती थी जब मैं स्टूडेंट थी, तो शायद मुझे लगा कि सारे स्टूडेंट्स को रहते होंगे ये क्वेश्चंस।
थैंक यू सो मच मैम, आपकी सहायता से ही हम ये टॉपिक इतनी अच्छे से समझ सके। और आज के व्याख्यान के लिए मैं खूबसूरत शब्द यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे व्याख्यान में सबसे पहले जो दोनों वैद्या हमारे साथ जुड़ी है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हमारी विशेष वक्ता मैम का अंदाज बहुत खूबसूरत है, मैम की आवाज बहुत खूबसूरत है और मैम का प्रयास बहुत खूबसूरत है। मैम ने क्या चाहा? मैम ने चाहा कि हम स्त्री समाज को इस व्याधि से मुक्त करके और भी खूबसूरत बना सके। तो इतनी सारी खूबसूरती के लिए मैम आपका फिर से मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप हमसे कल शाम को 6:30 बजे फिर से यहाँ जुड़े, क्योंकि कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आने वाले हैं। मैं टॉपिक बता देती हूँ लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि कल आपको जुड़ना पड़ेगा। टॉपिक है आयुर्वेदाइजिंग मॉडर्न मेडिसिन। एक बार और, आयुर्वेदाइजिंग मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदाइजिंग मॉडर्न मेडिसिन। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? तो कल मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। आपको कोई भी शंकाएं हैं, कोई भी सुझाव है, आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वैद्य मित्रम परिवार तक पहुंचा सकते हैं। वी ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।